दोस्तों ये बहुत ही एक ऐसा दिल को छूने वाला वीडियो है जिसके घर में से कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी फोर्सेस में होगा या फिर किसी भी पुलिस सेवा में होगा जो कि घर से दूर रहते हैं, तो वो इसके साथ में कोरिलेट कर पाएंगे कि जब भी कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, कहीं पर भी कोई ऐसा इशू होता है कि वहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है या वहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है, तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं जिसके घर में से कोई वहाँ पर पोस्टेड होता है। मुझे अभी फील होता है जबकि पापा जो थे वो आर्मी में थे, तो जब भी कभी कभी लड़ाई की बात होती थी तो मतलब अजीब सा एक सहम जाता था मन कि मैंने कहा पता नहीं यार क्या होगा। ठीक है, वो वाली कंडीशन रहती है। तो ये रियलिटी में है, तो सोचो उनके बारे में जिनके घर में से कोई भी पर्सन जाता है उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो ये बड़ी ही प्यारी वीडियो लगी मुझे जिसमें ये बड़ी ही एक शांत स्वभाव में पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों की क्या लगी, आप लोग कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना। दोस्तों कल के दिन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 14 फेब जो है वो किस तरीके से बेसिकली एक काफ़ी बुरा दिन रहा, खासकर हमारी देश की जो मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए। तो उसमें एक बच्चे के द्वारा बड़ा ही दुख भरा मेल शेयर किया गया यार मेरे साथ में। उसमें उनके एक फैमिली मेम्बर भी थे जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। तो मतलब पूरी उनके द्वारा कहानी लिखी गई थी जो कि जब वो घर से चले थे और घर से चलने के बाद में जैसा मतलब एक तरह से ना घर से चलते हैं कि ठीक है जल्दी आऊँगा, घर में शादी थी कि हाँ शादी तक मैं आ जाऊँगा छुट्टी लेकर, वो सारी बातें आप लोग समझ सकते हैं कि कोई इंसान जैसे जैसे इस तरीके से बातें करता है और फिर उस टाइम पर जब ये देखने को मिलता है कि वो हमारे बीच में नहीं रहा, तो एक अजीब सा माहौल हो जाता है यार माइंड का। तो वो वाली चीज़ मतलब मुझे फील हुई जब उनके द्वारा शेयर की गई वो चीज़। तो मुझे मन था कि उनका जो मेल है वो आप लोगों को भी दिखाऊं पूरा पढ़ के, पर लेकिन उन्होंने लिखा था कि सर प्लीज़ प्राइवेट ही रखना। तो ये यार देखो इंसान के साथ में जिसके ऊपर बीतती है ना वही ये चीज़ें समझ पाता है। ठीक है, हम लोग बस दूर से देखकर देख पाते हैं कि ऐसा कुछ है, पर इन रियलिटी जिसके घर का, जिसकी माँ का बेटा जाता है, जिस माँ का बेटा जाता है, उस बेसिकली घर में जो है एक तरीके से सब कुछ सूना हो जाता है, उसको पता चलती हैं सारी चीज़ें। तो हमारी सारे जो इसलिए फैमिली मेम्बर जो हैं हमेशा कहीं ना कहीं यार देखो इस चीज़ को हमेशा अप्रिशिएट किया करो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स हैं वो हमारे लिए क्या कर रही हैं। ठीक है, तो आज की शानदार इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जिसको आप लोग INA और प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हो, बहुत ही शानदार रहने वाला है। अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल मैं कवर करूंगा, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, और चाहे वो PIB हो। कई सारे आर्टिकल PIB के भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे सब कुछ। और हाँ, एक बच्चे के द्वारा बड़ा ही अच्छा सजेशन दिया गया कि सर हम लोग जब भी वीडियो देखने आते हैं तो हम लोग कभी गुड मॉर्निंग लिखते हैं, कभी गुड आफ्टरनून लिखते हैं, कभी कोई नाइट में देख रहा है तो गुड नाइट या गुड इवनिंग लिख रहा है, तो क्यों ना हम लोग सब जय हिंद लिखा करें। जब भी आप लोग वीडियो देखने आओ तो जय हिंद लिखा करो। ठीक है कैसा रहा, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। जय हिंद लिखा करो, वीडियो कंप्लीट होने के बाद में भी आप लोग जय हिंद लिख सकते हैं। तो आज से सब जय हिंद लिखा करेंगे, जैसे मैं नहीं बोलता हूँ वीडियो के एंड में जय हिंद, तो आप लोग भी जय हिंद लिखा करेंगे। ठीक है कि नहीं, बताओ कैसा लगेगा। मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगा, बाकी आप लोग की इच्छा है यार, फोर्स तो नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट है आप लोगों के पास में। शानदार डिस्कशन रहने वाला है आज का जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन देखेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर लड़कियों के लिए। इंटरनेशनल ये चाइल्डहुड कैंसर डे, इसके बारे में जानेंगे, थीम और पूरी बातें समझेंगे। लड़कियों के लिए जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया जा रहा है वुमेन प्रीमियर लीग, काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, इसके बारे में समझेंगे। सऊदी अरेबिया की वुमेन, फर्स्ट वुमेन जिसको स्पेस में भेजा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। नमस्ते स्कीम अच्छे से समझेंगे, कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा कि ये स्कीम कैसी है, क्या क्या चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ग्लेशियर लेक फ्लड कितने सारे लोग जो हैं आज के डेट में दिक्कत में पड़ सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। एक पर्टिकुलर सिस्टम है DRDO का, इसके बारे में समझेंगे। इसी के साथ में अमृत PX के बारे में समझेंगे। अर्थक्वेक तुर्की में आया, कितना भयानक क्यों है वो अर्थक्वेक, तो इसका रियलिटी में आप लोगों में बताऊंगा कि कितना कितना क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। और भुज के अर्थक्वेक के साथ में जब कंपेयर करूंगा तो अब आप लोग समझ पाओगे इसकी ग्रेविटी क्या थी, तब आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। इसी के साथ में ग्रेमी अवार्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। अवार्ड है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ में भी कवर हो जाता है, तो बहुत ही शानदार डिस्कशन आप लोग का ये बन जाएगा। ठीक है, 6 न्यूज़ रहेगी नेशनल लेवल की जो कि अलग से रहेगी। इसी के साथ में इकोनॉमी की 4 न्यूज़ रहेगी। इसी के साथ में वर्ल्ड की 5 न्यूज़ रहेगी। MCQ रहेंगे यहाँ पर 5 MCQ का बोलो, बेसिकली 5 टॉपिक कवर हो जाते हैं आप लोग के। एक बच्चा कह रहा था कि सर इनके ऊपर नंबरिंग कर दिया करो। अगर उस तरीके से मैं नंबरिंग करने बैठूंगा तो आप लोग देखना इनके अंदर में जैसे 6 और 4 10 और 5 15 और 5 20 तो यहाँ तक हो गए। अभी इधर आप लोग देखो यहाँ पर, तो टोटल मिलाकर अगर इनको सबको आप लोग देखोगे ना काउंट करके, जब इनको टॉपिक्स को आप लोग गिनने बैठोगे तो आप लोग 40-45 टॉपिक कवर होते हुए यहाँ पर आएंगे। ठीक है, वोकैबुलरी रहती है आप लोग यहाँ पर। एक लेक रहेगी, आप लोग नाम लिखना भूल गया, लोक तक लेक डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, CSAT का क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल मिलाकर 40 से 50 आइटम हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं।
तो आप लोग समझ सकते हैं इतने डिटेल में जब चीजें डिस्कस होती हैं, और उसी के साथ में जो आर्टिकल रहेंगे उनके साथ में एमसीक्यू, एक छोटी सी टेस्ट सीरीज आप लोगों की कवर हो जाएगी, जो कि आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगी। और यहां पर भी आप लोगों को बहुत ही डिटेल में मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में चीजें डिस्कस करूंगा, तो एंड तक बने रहना। अगर देखिए जो सीरियस कैंडिडेट है वो तो अच्छे से पूरी वीडियो देखता है, कुछ ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ी सी देखी, बस देख लिया क्या क्या होने वाला है उसके बाद में निकल जाते हैं। कई सारे ऐसे भी हैं जो रियलिटी में सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहा है यार, वो तो बेसिकली आप लोगों ने एंड तक अपना साथ जो है वो बनाए रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और कोई ऐसी तो है नहीं कि यार यहाँ पे एक तरीके से मारकाट चल रही है, बिल्कुल ईजी वे में सारे आर्टिकल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर देना टकटकी लगाकर, जो आंसर देगा वो SLV कमांडो बनेगा। आज के हैं नितेश कुमार, अच्छे आंसर दिए गए, देखना वीडियो के नीचे जाकर, जिसको भी डाउट है वो जाकर देख सकता है। कल का दिन कैसा रहा, कितने घंटे पढ़ाई करी, जरूर बताना, भूलूंगा नहीं पूछना। आज का टाइम टेबल बना लिया, अगर नहीं बना है तो दिन जो है भारी पड़ने वाला है, अगर बना लिया तो अच्छे से जाएगा। इसी के साथ में आज का डिसिप्लिन टेस्ट जो है उसको कितने नंबर आप लोग देने वाले हो ये जरूर बताना। अब तो मॉर्निंग में उठने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या अभी भी कोई दिक्कत है? अगर अभी भी दिक्कत है तो फिर देर हो जाएगी मेरे दोस्त, इसलिए सुधर जाओ थोड़े से। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। दोस्तों अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी का अब तक का बिताया हुआ टाइम जो है उसको पीछे मुड़कर देखोगे तो आप लोगों को कई सारी ऐसी छोटी छोटी नादानियां नज़र आएंगी कि उस टाइम पर ये लगता था कि यार ये चीज़ें ना हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, पर लेकिन वो चुटकियों में चली गई और हमको पता भी नहीं चला। और आज की डेट में हम लोग उनके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता था यार वो कितनी मतलब एक तरह छोटी छोटी चीज़ें थी, कितनी होनी कि पिद्दी पिद्दी सी चीज़ें थी जिनके पीछे हम लोग परेशान हो रहे थे। ये रियलिटी है। कई बार जब आप लोग उस मोमेंट पर होते हो तो आप लोगों को लगता है कि यार पता नहीं कितनी बुरी कंडीशन हो गई है, पता नहीं ज़िंदगी यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। पर लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा वहाँ पर धैर्य रखोगे ना और फिर आगे जाकर उस पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में सोचोगे तो आप लोगों को लगेगा यार वो कुछ भी नहीं था, फालतू में परेशान हो रहे थे। तो जब भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आया करे ना, थोड़ा सा ऐसे ही सोचा करो। बहुत शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, बोला गया कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हमारी जो जिंदगी होती है ना उसमें जो पर्टिकुलर डे आता है वो बस एक पन्ने की तरह होता है। अगर उस पन्ने पे हो सकता है कि नहीं कोई अच्छी कहानी आप लोग लिख पाए तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट पन्ना आएगा यार। अगर उस दिन भी नहीं लिख पाए तो फिर अगले दिन अगला पन्ना आएगा। तो किस चीज़ को लेकर परेशान हो, किस चीज़ को लेकर हैरान हो कि ज़िंदगी रुक गई है? कभी नहीं रुकती है यार। टाइम रुक गया है? कभी नहीं रुकता है यार, किसी का नहीं रुका है। किसी के आने और जाने से कोई धरती पर किसी का कोई काम नहीं रुकता है। एक बार को लगता है कि हाँ यार पता नहीं क्या होगा सॉरी, आने वाली ज़िंदगी में पता नहीं क्या होगा। पर लेकिन जब आप लोग थोड़ा सा ठहर कर सोचोगे ना तो हर एक इंसान यहाँ पर अपनी पारी खेलने आया यार, आप भी उनमें से एक इंसान हो। तो अपनी पारी शानदार तरीके से खेलो, जो भी होगा अच्छा या बुरा वो बाद में देख लेंगे। पहले जो भी कर रहे हो उसको मन लगाकर 100% अपना दो, बाकी रिजल्ट जो है वो ऊपर वाले पे छोड़ दो। ऊपर वाले ने भी कुछ आपके बारे में सोचा ही होगा, इसलिए यहाँ पर भेजा है। तो सारी टेंशन अपने आप मत लिया करो दोस्तों, थोड़ा सा टेंशन ऊपर वाले को भी ले लेने दो यार, है। तो इसलिए थोड़ा सा सहज रहा करो और थोड़ा सा अपने आप को खुश रखा करो। ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई नहीं आने वाला है आप लोगों को खुश रखने के लिए आप लोगों की जगह। अगर रोगे ना आप लोगों को ही अपने आंसू पहुँचने पड़ेंगे जब अकेले में रहोगे। घर पे तो मम्मी पापा पहुँच देंगे, ठीक है। पर लेकिन अच्छा भी है, कभी मन करा करे रोने का तो रो लिया करो, मन हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं कि होने कहते कई बार सुना होगा कि लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते। अरे क्यों नहीं लगते यार, खूब लगते हैं। अच्छे से रो जब मन करे, ठीक है। और फिर अपने आप को उठाओ और फिर से अपने काम पर लग जाओ। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाएंगी अगर ज़िंदगी में इनको सही तरीके से अपनाओगे तो। ये कुछ बातें थी, लगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। कुछ अच्छी बातें लगी हो सीखने वाली तो बताना, नहीं तो बस आगे निकल जाना। चलती रहती है कहानी ऐसे ही, ठीक है। ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी पहली बार होती है तो अक्सर वो न्यूज़ बन जाती है, और खासकर इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी ऐसे देश के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो कि किसी ने सोचा भी ना हो तो बड़ी न्यूज़ बन जाती है। अभी ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये एक महिला है जो कि स्पेस में जाने वाली है, और ऐसे देश से स्पेस में जाने वाली है जहाँ पर महिलाओं के लिए बड़ा ही गंदी जगह मानी जाती है। खासकर वहाँ पर बड़े ही एक तरीके से ना गलत तरीके से महिलाओं को ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कौन सी देश की ये महिला है। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट बेसिकली उसमें स्पेस में जाने वाली है। इनके बारे में डिस्कस करूंगा आगे न्यूज़ में, तो आप लोग समझ पाएंगे। तब तक आप लोग अटेम्प्ट करो, देखता हूँ कौन कौन इनके बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। आज है 15 फरवरी, और 15 फरवरी को इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये है चाइल्डहुड कैंसर डे। सोचो एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को जिसका पता चल जाए कि उसके दिल में छेद है या उस बच्चे को कैंसर है, तो किस तरीके से उसका एक एक दिन बीतता होगा।
तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पर जरूरी है कि कम से कम उस बच्चे को उस टाइम तक जब तक वो जिंदा है कुछ पॉजिटिव माहौल प्रोवाइड कराया जाए, कहीं ना कहीं कोई इसको सपोर्ट देखने को मिले। मुझे अभी भी याद है जब पहले क्या था, बेसिकली गांव में हम लोग अंदर रहा करते थे, तो वहाँ पर मोहल्ले में थोड़ी दूर जाकर एक बच्चा था, उसके दिल में छेद था। आप लोगों ने अक्सर ये चीज़ देखी होगी, अगर आसपास में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके दिल में छेद रहता है, उसके नाखून जो होते हैं वो ब्लू हो जाते हैं, उसका जो फेस है वो भी हल्का हल्का सा ब्लू आप लोगों को, मतलब ब्लूइश कलर का आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जरा सा चलने पर हाँफने लगता है, बुरी बुरी कंडीशन हो जाती है। तो वो बच्चा जो है अब बीच में नहीं है हमारे, वो लगभग मुझे लगा कि ये ऐसा मतलब 15-16 साल तक वो बच्चा जिया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। पर लेकिन जो सबसे शानदार बात लगती थी मुझे उसकी, वो लगती थी हमेशा हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था। उसको पता है कि उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी है पर फिर भी मुस्कुरा रहा है। आप लोगों को तो पता है ज़िंदगी पूरी पड़ी है सामने, उसके बाद भी मतलब कि टेंशन लिए बैठे हैं। तो सोचा करो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा प्राणी है हमारे आसपास में, कोई ऐसा इंसान है, तो कम से कम उसके साथ में पॉजिटिव बातें करें, ना कि उसके साथ में रोने लग जाए, यार तुम तो चले जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी तो ऐसी है, ये हो गया वो हो गया। अरे ज़िंदगी पता नहीं किसकी कितनी है यार, जितनी है कम से कम उसको तो अच्छे से जिया जाए ना। किसको पता है तुर्की में अभी भूकंप आया खतरनाक लेवल का, कितने सारे लोगों की जान चली गई। तो समझ सकते हैं आप लोग किसकी ज़िंदगी कितनी है। तो जितनी है उसको अच्छे से जीना चाहिए। तो बात की जा रही है नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। तो ये विजन है कि यहाँ पर कम से कम अगर पता चल गया कि इस बच्चे को इस एज में कैंसर है, तो क्यों ना उसका इलाज किया जाए। आज की डेट में यार हम लोग पता नहीं कौन कौन से ग्रह पर पहुंच गए हैं, पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों के इलाज कर लिए। तो इसके ऊपर भी हम लोग को काम करना चाहिए ताकि सही तरीके से इसको जो है टैकल किया जा सके। और यही थीम भी है यहाँ पर। बोला जा रहा है कि एक तरीके से बोला जा रहा है कि बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू देयर हैंड, यानी कि उनके हाथों से बेहतर, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये सर्वाइवल मतलब एक तरीके से उत्तरजीविता आप लोग बोल सकते हैं हिंदी में, की जा सकती है। एक तरीके से उनको भी सोसाइटी का पार्ट बनाकर हम लोग को सोच समझ कर चलना चाहिए उसी तरीके से जैसे कि एक नॉर्मल इंसान होता है। एक बात हो रहा है, इसको एथिक्स के साथ में भी आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। और कई सारे जब आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं तो उसके बारे में अक्सर बात भी की है कि अगर कल को कोई ऐसा इंसान आप लोग के सामने आ जाए जिसको दिखता नहीं है, जो चल नहीं पाता है, या फिर कोई सुन नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता है, तो कभी भी उस इंसान को ना बेचारे की नज़रिए से मत देखो कि बेचारा चल नहीं पाता है, बेचारा सुन नहीं पाता है। उससे मोटिवेट हो कि वो एक ऐसा इंसान होते हुए भी वो आज के डेट में अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर पा रहा है। तो कम से कम उस इंसान के सामने बेचारे वाली प्रवृत्ति मत रखो, उससे कुछ सीखने की प्रवृत्ति रखो और हमेशा उसको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तरीके से देखो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास में हाथ पैर आंख नाक पूरा शरीर होते हुए भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, जो वो कर लेते हैं। तो उनके कई सारे ऐसे सेंसेस हैं जो हमसे बेहतरीन तरीके से काम करने लगते हैं। एक अंधा इंसान शायद ही कहीं टकराएगा, पर लेकिन हम आंखें होते होते भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं, दुनिया भर के एक्सीडेंट करते हैं। तो ये एक तरीके से एथिकल इशू है कि सोसाइटी का देखने का रवैया कैसा है किसी ऐसे पर्सन को, वो भी हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इस डे से आप लोग वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये मुझे दिल को छूने वाली लगी और कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में आज की डेट में एक नया दौर आप लोगों को देखने को मिलेगा। डिफेंस में महिलाओं के बारे में बात की जा रही है। हर जगह अगर देखो तो हमारी जो महिला जो बेटियां हैं वो कंधे से कंधा हाथ मिलाकर आज की डेट में चल रही हैं। कहीं ना कहीं अब तक इंडियन प्रीमियर लीग आप लोग देखा करते थे जिसको आप लोग IPL बोलते थे, अभी उसी की तर्ज में महिलाओं की यहाँ पर WPL स्टार्ट हो गई है, यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, खासकर एक ऐसे देश में जहां पर अब तक हम लोग मैक्सिमम फोकस करते थे मेल क्रिकेट के ऊपर, अब फीमेल क्रिकेट भी जो है वो यहाँ पर पीछे नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है लड़कियों को भी आगे आने की कि हाँ हम भी जो है इस फील्ड में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो यहाँ पर बोली लगाई गई तो एक अच्छा पैकेज यहाँ पर महिलाओं को मिला। खासकर लड़की देखो आप लोग यहाँ पर स्मृति मंधाना को जो यहाँ पर 3.4 करोड़ यहाँ पर मिले, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। रॉयल चैलेंजर जो बेंगलोर है उसके साइड से, इसी के साथ में दीप्ति को यहाँ पर 2.6 जो यूपी विजार्ड की साइड से। तो इस तरीके से अगर आप लोग इस लिस्ट को देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। और कई सारी ऐसे भी हैं जैसे कि अभी अगर बात करें मुकेश अंबानी साहब की जो टीम है वो है मुंबई इंडियंस, अब उनके पास में मेल और फीमेल दोनों की टीम हो गई है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी जो टीम है जैसे कि गुजरात टाइटंस हो गया, यूपी विजार्ड्स हो गया, रॉयल चैलेंजर हो गया, तो कहीं ना कहीं आगे आ रहे हैं यहाँ पर इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो अक्सर इससे पीछे हाथ हटा लिया करते थे जब यहाँ पर फीमेल के बारे में बात आती है। पर लेकिन इतने लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये जो पैसा देखने को मिला ये वास्तव में अप्रिशिएट करने लायक है कि वुमेन प्रीमियर लीग में भी इन्वेस्ट करने के लिए जो है आगे आ रहे हैं। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगी। तो आगे जो है इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी।
तो खासकर अगर लड़की हैं और किसी का क्रिकेट में इंटरेस्ट है और वो इंटरव्यू में जाए कल को, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है। या फिर क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप लोग लड़का भी हैं, तो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लड़कों का तो क्रिकेट आप लोग देखते हैं, फीमेल क्रिकेट के बारे में आप लोग ही क्या राय है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी हमारी देश की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी थी, अभी इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों ने देखा था। तो ये नेक्स्ट लेवल का, एक नेक्स्ट जनरेशन का अभी यहाँ पर आगाज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये अप्रिशिएट करने लायक है। ठीक है, एक इसी के साथ में एक छोटी सी न्यूज़ और कवर कर लेता हूँ। ये भी यहाँ पर एक बेटी की रिलेटेड ही यहाँ पर हमारे देश की नहीं है, सऊदी अरेबिया की एक बेटी है। देखिए, एक ऐसे देश के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ जहाँ पर नॉर्मली लड़कियां जो हैं उनको सेकंड ग्रेड का सिटीजनशिप माना जाता है। वहाँ पर उस कंट्री में अगर लड़कियों को भेजा जा रहा है बाहर स्पेस में, तो बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो इनका एक कंजर्वेटिव जो इमेज है उसको धोने के लिए सऊदी अरेबिया यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो रयाना बारवानी जो है यहाँ पर एक तरीके से, रयाना ये है यहाँ पर बारनवी। ठीक है, तो इनको यहाँ पर बेसिकली अभी स्पेस में भेजा जा रहा है, और ये अभी आने वाले टाइम में ये फ्लाइट होगी यहाँ पर इस लॉन्च की जाएगी यूएसए से। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी यहाँ पर अगर बात करें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो मिशन है यहाँ पर अपने सिटीजन को स्पेस में भेज चुका है यहाँ पर। तो सऊदी अरेबिया भी कहीं ना कहीं अपनी एक इमेज जो है वो चेंज करने पर लगा हुआ है यहाँ पर काफी लंबे समय से, ताकि लोग जो है उनकी कंट्री को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखें। वरना अब तक वहां पर सारे ऐसे केसेस निकल कर आया करते थे जिसमें वुमेन जो है वो नेगेटिव तरीके से दिखाई जाती थी। वुमेन को घर से नहीं निकलना है, बाहर जाना है तो अपना कोई ना कोई घर का जो मेल जो कैंडिडेट होना चाहिए, साथ में किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लेने का उनको अधिकार नहीं था। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती थी। पर फिलहाल जो है ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आएगा, जो कि अपने आप में ही अप्रिशिएट करने लायक बात है। और कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया हमारा अच्छा दोस्त है, तो वो भी हमसे भी सीख रहा है। तो आप लोग यहाँ पर एटलीस्ट नाम याद रखिएगा, नाम है रयाना बारनवी। ठीक है, तो ये कम से कम आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पर्सन इन न्यूज में, खासकर और वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो वहां भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, है कि नहीं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो ना? कोई जिंदगी में दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है? नमस्ते मैं नहीं कर रहा हूँ, नमस्ते स्कीम का नाम है। ठीक है तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से एग्जाम में पूछी जा सकती है। जानेंगे क्या क्या है, किस मिनिस्ट्री की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है। कवर किसने की है? पीआईबी ने की है, जो कि इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का सोर्स है। और जो पीआईबी कवर कर लेता है, फिर सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन इस स्कीम को कवर करती हैं, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर क्यों ना हो। डिटेल में समझेंगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 के साथ में, जो यहाँ पर इंडियन सोसाइटी है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। स्कीम का नाम है नमस्ते, और ये जो स्कीम है इसको अभी बजट एलोकेशन किया गया, रिसेंट जब बजट बांटा गया उसमें। तो स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है कि स्कीम की फुल फॉर्म क्या है। पहले तो ये बताइए कि नमस्ते का मतलब क्या है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है कि किसी इंसान को अगर आप लोग गड्ढे में उतारते हो उस गड्ढे को साफ करने के लिए, तो उस इंसान की जान भी जा सकती है। तो उस इंसान की अगर जान जाती है तो फिर कौन इसका सॉल्यूशन निकालेगा, ये बातें यहां पर की जा रही है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये नमस्ते स्कीम आज की नहीं है, ये नमस्ते स्कीम जो है वो 2022 में स्कीम जो है लॉन्च की गई थी, जुलाई के महीने में। ये जो स्कीम है यहाँ पर, ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, याद रखना, क्योंकि यहां पर ये किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की नहीं है स्कीम। ऐसे जो लॉन्च की गई थी वो एक के द्वारा की गई थी, पर इंप्लीमेंट दो कर रही है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो तो मेन मिनिस्ट्री होगी, क्योंकि इंसानों की जो तबीयत है वो उसका ध्यान रखने का काम यही करेगी। और जब यहाँ पर साफ किया जा रहा है कोई गटर, तो वो कहां से होगा? किसी घर के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, किसी मोहल्ले के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यहां पर आ जाएगी। तो ये दोनों मिनिस्ट्री हैं। वैसे तो रटने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस है कि एक तो इंसानों का ध्यान रखती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, और दूसरा यहाँ पर शहरीकरण और जहां पर भी जो गंदगी है उसको साफ करने का काम करती है। तो ये दोनों मिनिस्ट्री यहां पर देखने को मिलती है। कोई इंसान अगर इस तरीके से गंदगी में उतर रहा है तो आप लोग खुद सोच के देखो कि कितनी बड़ी दिक्कत होगी उसकी लाइफ में, कि वो एक तरीके से ऐसी जगह उतरकर उसको गटर को साफ करता है, और कितनी सारी बीमारी यहां पर इस इंसान को लग सकती है। कई बार उस इंसान की डेथ भी हो जाती है इन कंडीशन की वजह से। तो अभी ये इंटरनेशनल लेवल पर भी यहां पर इन ह्यूमन प्रैक्टिस के अंदर में आता है कि एक इंसान को गटर में उतार देना, क्या ये इंसानों के हिसाब से देखा जाए तो ये सही है? तो ये बिल्कुल एक गलत और एक घटिया हरकत है, क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए मशीन है बहुत सारी जो कि काम कर सकती हैं। पर लेकिन दिक्कत वही है कि जो इंसान जो है, जो इसको इंप्लीमेंट करने वाले होते हैं, कई बार रक्षकी भक्षक बन जाते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में जहां पर मशीन होती हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर उस पैसे को करप्शन में उड़ा देते हैं और मशीनें नहीं खरीदते हैं, और यहां पर वर्कर को उतार देते हैं। यानी कि जिनको नहीं काम करना चाहिए वही ये काम करते हुए नजर आते हैं।
तो इसकी वजह से यहाँ पर इसको रोकने की बात की जाती है। तो नमस्ते स्कीम का बेसिक पर्पज क्या था कि एक तो जीरो फर्टिलिटी हो, यानी कि कोई भी अगर ऐसी किसी काम में संलिप्त है उसकी डेथ जो है वो जीरो होनी चाहिए। पहला तो ये इसका बेसिक पर्पज था। दूसरा, यहां पर कोई भी अगर ऐसा काम करना है तो वो स्किल्ड वर्कर के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा जिसको ये काम करने में स्किल्ड हो, और ये सारे जो काम होंगे यहाँ पर ये बेसिकली ऐसा नहीं कि किसी को भी उतार दिया जाएगा और उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कि सैनिटेशन अगर कहीं पर भी करना है तो वो ऐसे किया जाएगा कि वो वर्कर जो है वो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि इंसान को उसके अंदर उतार दिया, वो किसी पर्टिकुलर मशीन के थ्रू यहां पर कर सकता है, कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकता है। सेफ्टी टैंक वगैरह उसको साफ करना है तो उसके लिए दुनिया भर की कोई मशीन आती है, तो कोई एक ऐसा काम करेगा। और अगर कोई इस पर्टिकुलर एक सिस्टम में इंडल्ज कोई है तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव कोई लाइवलीहुड यानी कि ऑल्टरनेटिव कोई काम उसके लिए खोजा जाएगा ताकि वो जो है इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट न रहे, ये देखने को मिलेगा। इसमें काम करने के लिए नेशनल और स्टेट लेवल पर जो अर्बन लोकल बॉडी, खासकर जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं और नेशनल स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज, वो मिलकर यहां पर तीनों के तीनों काम करेंगे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, और इसी के साथ में अवेयरनेस भी यहां पर बढ़ाई जाएगी। तो ये सारे के सारे इस स्कीम के एम हैं जिनको अचीव करने का बेसिकली स्कीम का पर्पज है, ताकि जो इंसान गटर में उतारा जा रहा है उस इंसान की जिंदगी को जो है थोड़ा सा सुधारा जा सके। तो नमस्ते स्कीम का समझ में आ गया कि नमस्ते स्कीम क्या है। तो ये इस तरीके से स्कीम जो है यहां पर चलने वाली है। अब कुछ और मुद्दे मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। नमस्ते स्कीम में यहां पर बेसिकली सबसे पहले तो यही जरूरी है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि ऐसे काम कर रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। दूसरा, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग वगैरह उनको प्रोवाइड कराना, उनको किट वगैरह प्रोवाइड कराना, सेफ्टी और सैनिटेशन की जो एक तरीके से यूनिट है उसको बेसिकली एक्टिव करना। इसी के साथ में जो इंसान अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, कल को कोई दिक्कत होती है तो इंसान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाइवलीहुड असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, ऑल्टरनेटिव जैसा बताया यहाँ पर, और इसी के साथ में जो अवेयरनेस के कैंपेन चलाना ताकि इस तरीके की चीज से इंसान जो है वो दूर हट सके। क्या इसमें किसी की जान गई है अगर पूछा जाए आप लोगों से आज तक का, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार कई सारे लोगों की यहां पर जान जाती है, और इवन ऐसे एरिया में भी जान जाती है जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे कि तमिलनाडु एक काफी पढ़ा लिखा राज्य है, यहां पर भी लोगों की जान जाती है 144 के करीब अगर अब तक का डेटा देखोगे। गुजरात जो कि काफी अच्छा और एक ऐसा राज्य माना जाता है जहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं काफी ज्यादा डेवलपमेंट है, वहां पर भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। कर्नाटका, यूपी में भी ये सारी चीजें काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है जहां पर इंप्रूव करना चाहिए और कई बार पता भी नहीं चलता है। हरियाणा, यहां पर अगर बात करें राजस्थान, पंजाब, दिल्ली जो कि हमारे देश की कैपिटल है, वहां पर ये हरकतें देखने को मिल रही है, तो और तो बोले ही कहां पर। तो इन्हें कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों की जान जा रही है, तो इसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। रिसेंट में अभी अगर बात करें 2015 में यहां पर 57 लोगों की जान गई, 16 में लगभग 48 लोग जो हैं वो यहां पर ये काम करते हुए उनकी जान गई, 17 में 93 हो गए, 18 में यहां पर 68 हो गए, 19 में 110 हो गए। और ये कौन बता रहा है? ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो सोशल जस्टिस जो है उसके द्वारा यहां पर ये आंकड़ा ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तो खुद गवर्नमेंट के द्वारा ये आंकड़ा दिया जा रहा है, वो यहां पर ये चीजें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। यानी कि इस तरीके से गटर को साफ करते करते जब यहां पर ये कंडीशन होती है तो यहां पर इसको रोकना जरूरी है। और आज की डेट में बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर आज के डेट में आप लोग बातें करोगे कि नंबर ऑफ मैनुअल जो स्कैवेंजर हैं, इनके जो गटर में उतरकर ये साफ करने वाले जो लोग हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है लगभग 63,000, मध्य प्रदेश में 23,000, उत्तर प्रदेश में 17,000, त्रिपुरा में 17, कर्नाटक में 15, पंजाब में है 11, बिहार में है 5, झारखंड में है लगभग 4, बंगाल में है लगभग 2.5। तो यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो 1,80,000 के करीब जो लोग हैं आज की डेट में भी ये काम कर रहे हैं। तो ये जो नमस्ते स्कीम है इसका बेसिक पर्पज ये भी है कि इनको इसमें से हटाया जाए और किसी ऐसे काम में लगाया जाए जहां पर इनकी रोजी रोटी चलती रहे और इस पर्टिकुलर काम धंधे के ऊपर इनको डिपेंडेंट न रहना पड़े। तो ये आप लोग समझिए, यानी कि जहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि ड्राई जो भी यहां पर एक तरीके से कुछ ऐसी ड्राई लेट्रिन वगैरह साफ करना, सेफ्टी टैंक साफ करना, गटर साफ करना, सीवरेज ये साफ करना, ये सारे काम जो है इनको इन ह्यूमन प्रैक्टिस के अंदर में माना जाता है। तो इनको रोकने के लिए हमारे देश में कानून भी लेकर आया गया था जिसको हम लोग PEMSR के नाम से जानते हैं। मतलब क्या इसका? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन, 2013 का कानून था यहां पर ये। और आज की डेट में हम लोग 10 साल बाद ही बैठकर इसको डिस्कस कर रहे हैं कि भाई साहब ये सुधरा नहीं है। तो कानून आना ही सॉल्यूशन नहीं है,
कानून को इंप्लीमेंट करना भी जरूरी होता है। तो यानी कि कानून तो आ गया कि हाँ आप लोगों को डिह्यूमनाइज करना है इस प्रैक्टिस को, इसके अंदर इंसान नहीं होना चाहिए, मशीन को इस्तेमाल आप लोगों को करना है। पर इन रियलिटी में क्या ऐसा कुछ हो पा रहा है? इन रियलिटी में तो इंसान गटर में उतर रहा है भाई साहब, तो उसका क्या होगा? तो इसकी वजह से बहुत सारी डेथ जो है यहां पर देखने को मिल रही है। और टोटल अगर 2017 से अब तक की बात करूं मैं तो 351 लोगों की जान जा चुकी है अब तक भी, जब हम लोग यहां पर बात करते हैं। इसके चलते हम लोग यहां पर स्वच्छता उद्यमी योजना भी लेकर आए कि हाँ कैसे लेकर चलनी है, पर लेकिन इन रियलिटी फिर भी कोई इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है जितना अच्छा इंप्रूवमेंट यहां पर होना चाहिए था। स्वच्छता उद्यमी जो ये योजना है ये 2014 में यहां पर लेकर आएगी। यहां पर ट्विन ऑब्जेक्टिव थे, एक तो यहां पर जो साफ सफाई करनी है और ये प्रोवाइड करना है लाइवलीहुड यहां पर सफाई कर्मचारी को, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। दो पर्टिकुलर मुद्दे थे, यानी कि साफ सफाई भी और उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव कोई काम भी मिलना चाहिए। तो स्वच्छता उद्यमी योजना का बेसिक पर्पज ये था कि आप लोग इस तरीके का स्टैंडर्ड तैयार करो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में, ताकि लोगों को इसके अंदर न घुसना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर एक स्कीम भी पूरी की पूरी मार्केट में लेकर आएगी इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो ये सारे मुद्दे हैं। बाकी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि क्या क्या स्टेप यहां पर उठाए गए हैं, कोई आप लोगों से पूछने लगे, तो ये सारे के सारे स्टेप आप लोगों के सामने हैं यहां पर। सबसे पहले तो प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर रिहेबिलिटेशन, जो ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया। मैंने बताया ना पहले एक्ट था, फिर एक अमेंडमेंट बिल और लेकर आया गया। बिल्डिंग एंड द मेंटेनिंग, जो यहां पर मेंटेनेंस ऑफ द, ये यहां पर इनसैनिटरी जो लेटरिन एक्ट है 2013 का। इसी के साथ में प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट, सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज, स्वच्छता अभियान ऐप आया, राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाया गया और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2014 का, जिसके चलते गवर्नमेंट को बोला गया कि आइडेंटिफाई करें जिनकी डेथ हुई है इस पर्टिकुलर पर्पज के अंदर में, और हर एक ऐसे इंसान के परिवार को 10-10 लाख रुपए आप लोगों को प्रोवाइड कराने हैं, क्योंकि ये इंसान की कैटेगरी में नहीं आता है कि इस तरीके से इंसान का इस्तेमाल किया जाए कि उसको एक गटर में उतारा जाए और उतारने के बाद में एक कंडीशन यहां पर देखने को मिले। तो इसीलिए आज से नहीं, इसको सुधारने के लिए बहुत लंबे समय से काम चल रहा है। ये नमस्ते स्कीम तो अभी रिसेंट की आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये पूरा प्रोग्राम ये 1993 से चल रहा है कि इसको रोकना है। पहले था यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्राई लेटरिन प्रोविजन एक्ट था यहाँ पर, ये फिर 2013 में फिर आया, 14 में फिर आया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, इसके बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिला फिर से अमेंडमेंट किया गया। तो ऐसा नहीं है कि हवाबाजी है, बहुत लंबे समय से प्रोसीजर चल रहा है, पर फिर भी अभी भी ऐसे केसेस इवन दिल्ली में भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इनके ऊपर काम करना जरूरी है, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसको लेकर माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यूपीएससी खुद 2016 में क्वेश्चन पूछ चुकी है इससे, राष्ट्रीय गरिमा अभियान नेशनल कैंपेन किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए था। डायरेक्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सीधा सीधा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को रिहेबिलिटेट करने का ये प्रोग्राम यहां पर चलाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है यहां पर, नमस्ते स्कीम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को बतानी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की है। 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव सही आंसर क्या है। एक और क्वेश्चन है, स्वच्छता उद्यमी योजना तो लॉन्च की गई थी सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की उस टाइम पर। स्कीम जो है उसके ट्विन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, क्लीननेस और प्रोवाइड कराना लाइवलीहुड, जो भी सफाई कर्मचारी रहता है, और लिबरेट करना मैनुअल स्कैवेंजिंग को। ठीक है, ताकि ओवरऑल उनका एक तरीके से यहाँ पर स्वच्छता भारत अभियान को भी इंप्लीमेंट किया जा सके। सही आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो ये आंसर आप लोगों को बताता हूं। पहला क्वेश्चन जो इसका आंसर है आप लोगों को बताइए, दो मिनिस्ट्री मैंने अभी आप लोगों को बताई, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर एंड सोशल जस्टिस। तो आंसर सीधा सीधा यहां पर ए हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिटेल में सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो इसका आंसर सी है, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इवन यूपीएससी ने आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया गया यहाँ पर। ठीक है, बात की जा रही है कि व्हाट आर द एरिया ऑफ प्रोबिट, यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर प्रोबिटिव लेबर दैट कैन बी सस्टेनेबली मैनेज बाय द रोबोट, यानी कि रोबोट के द्वारा सस्टेनेबली मैनेज किया जा सकता है इसको यहाँ पर, ताकि इंसानों का उसमें न उतारा जाए। तो उसके ऊपर चर्चा करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया गया आप लोगों से। तो यूपीएससी भी यहाँ पर इसको इतना सीरियसली ले लिया टॉपिक को कि यार हाँ इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, ताकि इन चीजों को रोका जा सके। अब यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां पर ऐसे टॉपिक अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले आते हैं, कहां कहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। नमस्ते स्कीम क्या है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ में एक और स्कीम हम लोगों ने यहां पर कवर कर ली, स्वच्छता उद्यमी योजना, वो भी आप लोगों को क्वेश्चन भी उसका अटेम्प्ट करा दिया। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है वो भी, और 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए अटेम्प्ट और आंसर राइटिंग भी है ना। टॉपिक तैयार, अब कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, इसको दूर किया जाएगा। ओके।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ से निकल के आ सकते हैं आप लोगों के, खासकर प्रीलिम्स के लिए भी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा भी मैं आप लोगों से कवर करूंगा ताकि माइंड में क्लैरिटी रहे। और अगर आप लोग एक ऐसे परिवार से आते हैं कि आप लोगों का परिवार जो है वो एग्रीकल्चर के साथ में कनेक्टेड है, तो आप लोगों के लिए इंटरव्यू का भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है। तो कुछ ऐसी बातें भी हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 के अंदर में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन या फिर एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो समाप्त होने वाला है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो जो लास्ट वाला फाइनेंशियल ईयर है वो समाप्त होगा, तो उसमें हम लोग फोकस करें कि एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वो कैसा रहा, यानी कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वो कैसे किया उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। पर लेकिन हम लोग यहाँ पर दोनों तरीके से देखेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ताकि चीज़ों को आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करके आ सकें। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चली उसने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला यहाँ पर, क्योंकि वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसने दुनिया का जो ध्यान है वो इंडिया की तरफ को खींचा, खासकर गेहूं यानी कि वीट के एक्सपोर्ट के मुद्दे पर। रीजन क्या था, दुनिया में लगभग 25% जो वीट का एक्सपोर्ट किया जा रहा था वो किया जा रहा था रसिया और यूक्रेन के द्वारा। जैसे ही उनके बीच में जो है सींग लड़े तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट जो है वो एकदम बंद हो गया। और जैसे ही ये एक्सपोर्ट बंद हुआ, सबसे बड़ी बात यहां पर ये निकल कर आई, अब उस देश को देखो जिस देश में गेहूं का उत्पादन होता है, तो हमारे देश की तरफ को जो है वो सबकी नजर गड़ी। तो उस टाइम पर हमने कुछ एक्सपोर्ट भी किया, पर लेकिन हम लोग दुनिया में सबसे जो एक तरीके से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन वाले देश हैं, तो हमको अपना भी पेट भरना है। तो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर आप लोग बोल सकते हैं कि कंस्टेंस भी हैं कि हम लोग इतना ही कर सकते हैं ताकि अपनी जो है रोजी रोटी यहां पर चलती रहे। तो उसके बेस पर हम लोगों ने यहां पर काम किया। पर लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों जो है किसी भी देश के लिए काफ़ी एक जरूरी है। यहाँ पर अगर जितना भी देश जो है वो एक्सपोर्ट करता है उतना ही ज़्यादा अच्छा देश माना जाता है। पर लेकिन एक्सपोर्ट में भी आप लोगों को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, जैसे कि एक तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई बना बनाया फिनिश गुड, यानी कि हम लोगों ने अपने देश के अंदर में गेहूं जो है खेतों में से निकालने के बाद में इन गेहूं को हम लोगों ने क्या किया, अपने बेसिकली मशीन में लेकर गए, इसको आटे को पीसने के बाद में हम लोगों ने इससे बिस्किट बना दिए। इसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेड वगैरह बना दिए। और कुछ अभी कैसे भी ये कर सकते हैं, नहीं किस किसी ने खाए चून के चक्के आटे के चक्के खाए किसी ने, मतलब गांव से है वो खासकर कोरिलेट कर रहा होगा। गुड़ और जो आटा जो मिक्स कर कर बनाया जाता है, चक्के बोलते हैं बेसिकली हमारे साइड में, आप लोग क्या बोलते हो बताइएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से खैर वो एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ में मट्ठा बड़ी मतलब उन्हें कहते हैं स्वाद लगती है, वैसा टेस्टी लगती है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें हैं खैर। पर लेकिन जो एक्सपोर्ट करने वाली मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ वो ये है कि अगर हम लोग बना बनाया सामान अगर बेचेंगे, सोचो यहाँ पर खासकर अगर ये सामान जो हम लोग अपने देश में बना रहे हैं तो हम लोग फिर बेच रहे हैं इसको, तो ये क्या हो गया, ये बना बनाया सामान हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा, एक तो अपना ही रॉ मटेरियल अपने आप यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे को रॉ मटेरियल नहीं दे रहे हैं। जब इसको हम लोग ले जा रहे हैं प्राइमरी सेक्टर यानी कि खेतों में से सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पर, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इंप्लॉयमेंट मिलेगा। अब ये माल हम लोग जब बाहर ले जाकर बेच रहे हैं, तो ये वाला जो एक्सपोर्ट होता है ये सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट माना जाता है। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोगों ने, गेहूं बेच दिया बाहर ले जाकर, चावल बेच दिया बाहर ले जाकर, तो ये जो रॉ मटेरियल होता है ना, जब हम लोग इसको बेचते हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता है कि हाँ यार रॉ मटेरियल बेच रहे हैं। कच्चा लोहा निकाला हम लोगों ने, कच्चा लोहा बेच दिया ले जाकर, तो इससे क्या हो गया, इससे सीधा सीधा ये हो गया जो कच्चा लोहा हम लोग ले जाकर बेच रहे हैं, कल को भाई साहब वो उससे मशीनें बनाएंगे, अब मशीनें बनाकर बेचेंगे। अब कच्चा लोहा तो हो गया बिल्कुल 35 प्राइस पे, अब बेचेंगे मशीन जाएंगे वो 200 प्राइस पे, तो डिफरेंस जो हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। यानी कि रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है और जो फिनिश प्रोडक्ट है यानी कि जो पका पकाया माल है, उसमें बहुत बड़ा फर्क आप लोगों को नजर आता है। यही तो रीजन है हमारे किसान आज भी गरीब के गरीब हैं। अगर सोचो किसानों के लेवल पर ही कुछ ऐसा प्रयोग करा जाए कि उनके खेतों में से जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वही उसको जो है फिनिश प्रोडक्ट की कैटेगरी में डाल दें, कुछ ऐसा सिस्टम गांव-गांव में अगर हम लोग क्रिएट कर दें, तो जो ये पैसा बीच में कोई और खाता है ये सारा किसानों के खाते में जाएगा, और किसान जो है वो किसान नहीं रहेगा, वो अमेरिका जैसे देशों की तरह एक बिजनेसमैन बन जाएगा, और एक अच्छी जिंदगी जीता हुआ हमारा किसान भाई जो है वो नजर आएगा। तो इसके ऊपर फोकस देने की बात है। पर लेकिन रिसेंटली अभी अगर आप लोग देखोगे हमारे देश से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, खाने पीने के बहुत सारे ऐसे सामान है जो हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं। पर लेकिन यूरोप के अंदर में जब ये सामान जाता है, सबसे बड़ी कंडीशन क्या देखने को मिलती है, यूरोप वाले कई बार जो है इनको अंडर एक तरीके से वो बोलते हैं कि ये अच्छी कैटेगरी का नहीं है, ठीक है, तो एक तरीके से डिग्रेड करते हैं हमारे मटेरियल को कई बार।
तो हमारे ऊपर कई बार प्रतिबंध लगाए जाते हैं और बोलते हैं कि सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी इशू यहां पर निकल कर आते हैं। अब मैं आप लोगों को ये शब्द समझाता हूं, ये बेसिक पर्पज था मेरे शब्द बोलने का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी रखें। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी जब शब्द यहां पर यूज किया जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो फूड है जो भी हम लोग ले रहे हैं क्या वो सेफ है, जो एनिमल जो है उसकी हेल्थ कैसी है, या फिर जो प्लांट जो है उसकी हेल्थ कैसी है। यहां पर कोई ज्यादा उल्टा सीधा सामान तो यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहां पर पता चला बहुत सारी दवाइयां यूज कर रहे हैं। जिस एनिमल का दूध हम लोग बेच रहे हैं उस एनिमल को कोई बीमारी है, जिस प्लांट को हम लोग लेकर जा रहे हैं उस प्लांट को हेल्थ का कोई प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रहा है। फूड पर कोई उल्टी सीधी दवाइयां तो नहीं छिड़की गई हैं। तो मतलब ये काफी ज्यादा जरूरी होता है, इसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, तब जाकर यहां पर प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ले जाकर बेचा और खरीदा जाता है। तो ये काफी बड़े इशू निकल कर आते हैं जब इंडियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर में लोग जो है वो इतने जागरूक नहीं है। खेतों में कीड़ा लगा, उन्होंने तो उठाया और उसके ऊपर दवाइयां छिड़क दी। अब मान लीजिए उस प्रोडक्ट को बाहर ले जाकर बेचना है, अब वो प्रोडक्ट जो है वो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंट्री पर वो जो मटेरियल इसके ऊपर छिड़का गया है उसको लेने के लिए वो तैयार है या फिर नहीं। तो ये चीजें यहां पर जरूरी है अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसीलिए आज की डेट में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं। एक पर्टिकुलर जो एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, किसी शायद पता नहीं, आई थिंक कोई न्यूज़पेपर था या फिर कोई पत्रिका थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर कंटेंट याद है, मैं आप लोगों को बताता हूं। उसमें क्या था उस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि एक टाइम ऐसा था कि आज की डेट में जो हम लोग बोलते हैं ना कि नेचुरल तरीके से खेती करनी है, हम लोग को फर्टिलाइजर यूज नहीं करने हैं, ऑर्गेनिक जो हम लोग को एग्रीकल्चर करनी है। भाई साहब जहां जहां पर ऑर्गेनिक खेती हो रही थी ना, अभी फिलहाल कोविड-19 के टाइम पर वहां पर चांदी हो गई उन लोगों की। ये अलग बात है कि जहां पर आप लोग ऑर्गेनिक खेती करते हो वहां पर पैदावार कम होती है, क्योंकि वो इतनी पैदावार नहीं दे सकता जितने आप लोग फर्टिलाइजर देते हैं। पर लेकिन वो जितनी पैदावार दे रहा है उसको अगर महंगे प्राइस पर बेचा जाए तो कितना अच्छा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, उसके अंदर में कुछ छेड़खानी की ही नहीं गई है। आज की डेट में आप लोग कोई भी अगर खेत में अगर आप लोग खेती करते हो तो उसमें अगर हम लोग ऑर्गेनिक यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें खाद वाद मिला रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है। स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, सर के बाल जो है वो सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बहुत सारे और भी इशू निकल कर आ रहे हैं आज की डेट में। तो ये इतनी ज्यादा दवाइयां यूज करनी पड़ रही है और किसानों की भी मजबूरी है, उनको अपना पेट पालना मुश्किल हो जाता है। अगर ये दवाइयां इस्तेमाल न करें तो जाए कहाँ। तो इसके लिए जरूरी है कि ऑर्गेनिक चीजों को हम लोग प्रमोट करें, पर लेकिन उसी के साथ में जो ऑर्गेनिक चीजें प्रमोट कर रहे हैं हमारे जो किसान है उसको उसका बेसिकली क्या मिलना चाहिए, उसको उसका प्राइस भी मिलना चाहिए। जो ऑर्गेनिक चीजें वो बेसिकली खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो वाली चीजें हैं उस लेवल पर। यूएसए में, यूरोप के अंदर में सबसे ज्यादा डिमांड अब की बार देखने को मिली कोविड-19 के टाइम पर कि भाई साहब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए। तो ये काफी बड़ी बात है। तो इन चीजों को हम लोग को नोटिस करना पड़ेगा और ये चीजें जो हैं इनसे हमारे किसान जो है उनको अवेयर कराना पड़ेगा, तब चीजें निकल कर आएगी। क्योंकि हाई वैल्यू जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डिमांड रहेगी, ठीक है। और अगर उसमें और वैल्यू ऐड कर देते हैं कि भाई साहब ये तो ऑर्गेनिक है, आप लोग खुद सोचो हर एक चीज पर आज के डेट में इन्वायरमेंट फ्रेंडली लिखा रहता है। कोई मोबाइल की कंपनी आ रही है कह रही कि ऐसा मटेरियल से बनाया कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। एप्पल वाले अपना जब इवेंट लॉन्च करते हैं उसमें चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल यूज किया है पूरे मोबाइल के अंदर में। ये आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर वो हो चाहे ना हो वो एक अलग बात है। तो ये जरूरी है। पर लेकिन ये मटेरियल जो आप लोगों ने यूज किया है, मान लीजिए खेतों में हम लोगों ने कुछ चीजें उगा ली, अब सबसे बड़ी बात तो है कि खेतों में से ये चीज निकलकर मार्केट तक भी तो पहुंचनी चाहिए। अब मार्केट तक ही नहीं पहुंच पा रही तो दिक्कत हो जाएगा। मार्केट तक पहुंचाने के लिए क्या क्या बैरियर है, पता चला मंडी में ही उनसे सस्ते में खरीद कर फिर आगे कोई महंगे में बेचकर अपना मजा पेट पाल रहा है अपना मजे में। तो वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो ऐसे थोड़ी ना बढ़ेगा, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग को बहुत सारे बैरियर हटाने पड़ेंगे। तो इसी के ऊपर फोकस देने की यहाँ पर बात की गई थी। तो अभी फिलहाल का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो अभी फिलहाल काफी एक ऊंची छलांग लगाई है 2022 में। अगर ये डेटा को आप लोग देखोगे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो हमारे देशों से वर्ल्ड लेवल पर यहां पर बेचे गए, खासकर खाने पीने के सामान में अगर बात करें। मुझे अभी भी याद आ रहा है अश्वगंधा एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी यूएसए के अंदर में महामारी हो गई थी। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम को जो है वो एक अच्छा इम्यून सिस्टम रखता है, और कोविड-19 के टाइम पर सबसे खतरनाक चीज क्या थी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। तो अश्वगंधा की भाई साहब इतनी ज्यादा बिक्री हुई जिसकी कुछ हद नहीं है। पर हमारे देश की समस्या पता है क्या है, हम लोग चीजें एक्सपोर्ट तो करते हैं काफी लार्ज स्केल पर। जैसे कि अभी अगर हम लोग बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट जो है अप्रैल दिसंबर के महीने में 2022 में 7.9 लगभग 8% ज्यादा हो गया पहले के कंपेयर में, ठीक है। यहां पर 36 बिलियन था, यहां पर 39 बिलियन हो गया। पर लेकिन हमारा इंपोर्ट जो है वो 5.4%, वो 15.4% बढ़ गया, यानी कि 15% के करीब बढ़ गया। तो अगर ओवरऑल आप लोग निकालोगे तो हम लोग क्या चले जाते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं। यानी कि जितना हम लोग बेचते हैं उससे ज्यादा हम लोग खरीद कर ले आते हैं।
अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्या खरीद रहे हैं, हम तो बोलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, ऐसा क्या खरीद कर लेकर हम लोग आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने काफ़ी लार्ज स्केल पर रिसेंटली अभी जो चीज़ें बेची उसमें अगर आप लोग देखोगे तो उसमें आप लोगों को नजर आएगा राइस हम लोगों ने काफ़ी लार्ज स्केल पर बेचा, दुनिया भर का चावल हम लोगों ने बेचा। और कई बार तो कई सारे लोग जो हैं ये बोलते हैं कि अगर हम लोग राइस बेच रहे हैं तो हम लोग अपने देश में से पानी बेच रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था, जाकर सर्च करना गूगल पर, आप लोग हैरान हो जाओगे कि अगर 1 किलो चावल हम लोग बेच रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने 4 से 5 हजार लीटर पानी बेच दिया, यानी कि 1 किलो चावल में इतना सारा पानी जो है वो खपत हो जाता है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, हमारे देश में अगर मैं आप लोगों से पूछूं राइस प्रोडक्शन में सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूस राइस कहां पर होता है, आप लोग बताइए, देखता हूं कौन कौन यहां पर बताता है। बासमती जो राइस है वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसका एक्सपोर्ट काफी लार्ज स्केल पर होता है। इसी के साथ में नॉन बासमती भी होता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होता है। तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जो था वो राइस बेचा गया, दूसरे नंबर पर शुगर काफी लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट किया, यानी कि बिगेस्ट एक्सपोर्ट जो हमारे किए गए अभी यहाँ पर कंट्रीब्यूटर जो एक्सपोर्ट में थे वो थे चीनी और चावल। तो चीनी और चावल ने हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर इसकी खपत हुई। पर लेकिन अगर अपोजिट में आप लोग जाओगे तो हम लोग कई सारी चीजें इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल जो है वो हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा खपत होती है। आप लोगों को पता है हम लोग चटपटे खाने वाले लोग, एक तरीके से तले भुने चटपटे चीज़ें खाने वाले लोग हैं, तो इसके चलते जो भी वेजिटेबल ऑयल है, जो एडेबल ऑयल है, वो हम लोग काफ़ी लार्ज स्केल पर इंपोर्ट करते हैं बाहर से। सेकेंड नंबर पर कॉटन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे देश में इंपोर्ट किया गया। इसी के साथ में कई सारे और जो चीज़ें हैं यहाँ पर इंपोर्ट की गई, जैसे कैश्यू वगैरह होते हैं, ये भी हमारे देश में इंपोर्ट किए गए। यानी कि आज की डेट में ऐसा नहीं कि हम लोग चीज़ें एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, देखिए यही दुनिया का रीत है, जो हमारे पास में है वो हम लोग बेच देते हैं जो एक्स्ट्रा है, और जो दूसरों के पास में एक्स्ट्रा है वो हम लोग खरीद लेते हैं। यानी कि दुनिया की यही रीत है, हार के बाद में ही जीत है। तो यही रीत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो काजू हम जो वो है बहुत खा रहे हैं, ठीक है, काजू कतली किस किस को पसंद है, किस किस को पसंद है काजू कतली, आप लोगों की काजू कतली ना महंगी पड़ रही है, ठीक है भाई मुझे बड़ी टेस्टी लगती है यार, ठीक है। तो एक तरीके से ना तो ज़्यादा मीठा होता है ना ही ज़्यादा एक तरीके से होता है फीका होता है, मतलब मीडियम सा टेस्ट रहता है, मज़ा आता है खाने में। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हमारे काफ़ी बड़े इंपोर्ट के साधन अभी यहाँ पर देखने को मिले, जिसकी वजह से एक बैलेंस आप लोगों को यहाँ पर बनता हुआ नजर आया कि बेचा भी गया और खरीदा भी गया। ऐसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है कि चीज़ें ज़्यादा बेचे और खरीदे कम। और देखो यार ये जरूरी भी है, किसी के पास में अगर ज़्यादा हो तो किसी के साथ में बांट लेना चाहिए, ये तो इंसान की इंसानियत दिखाता है, ठीक है। यूएन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंडेक्स भी प्रस्तुत करता है जिसको फूड प्राइस इंडेक्स बोलते हो। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप लोग जाओगे, जो भी कमोडिटी का प्राइस है वो डिसाइड होता है कि ऐसा थोड़ा ना कि हम लोग यहाँ पर खरीदने बैठ जाएं, कोई बेचेगा तभी तो खरीदेंगे, जो हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं, सोचो वो देश न बेचे तो हम लोग कैसे खरीद पाएंगे। तो ये जरूरी है। और जब जब हम लोग बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर में बहुत बड़ा किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, ठीक है। तो एपीएमसी जो बेसिकली मंडी है उनके अंदर में रिफॉर्म लाने की यहाँ पर बात की गई थी। इसी के साथ में सबसे ज़्यादा जरूरी है खेतों में से किसान का सामान आ तो जाए, पर लेकिन कोल्ड स्टोरेज चेन में रखने के लिए हमारे पास में व्यवस्था नहीं है। सोचो एक किसान का टमाटर खेतों में से निकला, एप्पल खेतों में से निकला, शिमला मिर्च खेतों में से निकली और निकलते ही वहीं पर ही कोल्ड स्टोर में रख लिया उसके वहां पर। अब जब मार्केट में एक ठीक प्राइस रहेगा उसको जाकर बेच दे, पर ऐसा होता नहीं है, उसको तो काटते ही तुरंत पहुंचाना पड़ता है। इसकी वजह से उसको प्राइस नहीं मिल पाता है जो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि टमाटर, नींबू, सेब, चीकू, ये सारे अगर बात करें बहुत ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको पेरिसेबल प्रोडक्ट बोलते हैं कि कम टाइम तक ये आप लोगों के बेसिकली रखे रह सकते हैं। पर लेकिन कोल्ड स्टोरेज चेन अगर हम लोगों ने डेवलप कर ली, हम लोग तहसील लेवल पर भी अगर डेवलप कर ले, इसको अच्छे से गांव लेवल पर पहुंचा दे तो मजे ही आ जाए। तो इससे बहुत सारे किसानों को फायदा होगा, उनको अपना सामान जो है इधर उधर नहीं फेंकना पड़ेगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब प्रोटेस्ट होता है किसानों का, इधर उधर फेंक कर चले जाते हैं सामान को, उनको ये लगता है कि इतना लाने ले जाने में हमारा टाइम लग गया और पैसा लग गया, इसका तो आधा भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत देखने को मिल जाती है फिर यहाँ पर। तो उसका एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज चेन वगैरह ये सारी चीजें कि हाँ ये जरूरी है अगर हम लोग चीजें सुधारना चाहते हैं। तो क्वेश्चन देख लो आप लोग यहाँ पर 2019 में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि बोला जा रहा है कि विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड लास्ट 5 ईयर में। यानी कि कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा किसने चावल बेचा है, तो चाइना, इंडिया, म्यांमार या फिर वियतनाम। तो आंसर आप लोगों के सामने है, वो है हमने सबसे ज्यादा चावल बेचा है। और 1 साल की बात नहीं कर रहा है, पिछले 5 सालों की बातें कर रहा है। दूसरे नंबर पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा थाईलैंड, फिर वियतनाम
और फिर पाकिस्तान। तो ये देश है, पर लेकिन इनके कंपेयर में अगर डिफरेंस आप लोग देखोगे तो एक ह्यूज डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा, जितना हम बेच रहे हैं और जितना कोई और बेच रहा है। तो ये काफी बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन एक 2018 में पूछा गया यहाँ पर इंपोर्टेड एडिबल ऑयल के बारे में, इनके जो खाद्य तेल होता है इनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे सरसों का तेल हो गया, ये खाने में आप लोग बेसिकली यूज करते हो, नारियल का तेल हो गया। तो यहाँ पर एडिबल ऑयल जो है यहाँ पर एक तरीके से उनके बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर। देखिए सीधा सीधी बात यहां पर यह है, मैंने अभी बोला सबसे ज्यादा हम लोग ये इंपोर्ट कर रहे हैं एडिबल ऑयल। तो मतलब क्या हो गया, सीधी सीधी बात यह है ना कि जितना हम लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है, तो इसलिए यहां पर हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर लेकर आते हैं। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है, गवर्नमेंट डज नॉट इंपोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल एज ए स्पेशल केस, यानी कि इसको स्पेशल केस में रखा गया, इसके ऊपर कोई भी ड्यूटी इंपोज नहीं करता है। अगर सरकार जो है वो इतनी छूट देना स्टार्ट कर देगी तो भाई साहब सरकार का भट्टा बैठ जाएगा, ठीक है। तो उसको जो है बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, ताकि देश के अंदर में जो है खपत भी प्रॉपर होती रहे यहाँ पर, और बाहर से जो सामान खरीद कर लेकर आ रहे हैं या भी बेच रहे हैं बाहर, तो उसमें भी एक बैलेंस बना रहे, तो सरकार की अर्निंग होती है उससे। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गई और पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। तो यानी कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी कोई ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से टॉपिक आए तो इनको एक जगह इकट्ठा करके रख लिया करो, खासकर एक टॉपिक एक जगह आप लोगों का रहेगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम न रहे उस टाइम पर जब क्वेश्चन बने एग्जाम में, तो ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक, कोई माइंड में डाउट हो तो बताना, डाउट नहीं रखना है, डाउट कहीं छोड़कर जाना है, ओके। डाउन टू अर्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है जब यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में फ्लड के बारे में, ये यहाँ पर ग्लेशियर के बारे में, लेक्स के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे जाते हैं। और फिर यहाँ से वो आर्टिकल उठकर कई बार आर्टिकल आप लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर में भी रेफरेंस मिलता हुआ उनका नजर आता है। अभी हिमालयन जो रीजन है यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 मिलियन यानी कि 30 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो कि आज के डेट में जिनकी जान खतरे में पड़ सकती है ग्लेशियल लेक फ्लड की वजह से। आप लोगों में एक बार एक पिक्चर दिखाऊंगा जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। ये आप लोग यहां पर देखिए कोने में, थोड़ा सा इसको दिखाता हूं, 1 मिनट। अब आप लोग देख पा रहे होंगे जब ग्लेशियर कहीं पर फटते हैं और ग्लेशियर में से जो बेसिकली लेक निकलकर चलती है तो बहुत बुरी कंडीशन यहां पर क्रिएट कर देती है। आप लोगों को बहुत सारी सिचुएशन जो है वो खराब होती है यहां पर नजर आती है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जैसे जैसे आज की डेट में टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं, और ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये ग्लेशियर पिघल कर जो टूट कर गिर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आज की डेट में देखने को मिल रही है। तो बोला ये जा रहा है कि जिस लेवल पर ये ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी एक स्टडी सामने निकलकर यहाँ पर आई है, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जीएस पेपर 3 का जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, क्लाइमेट चेंज की कैटेगरी में भी आप लोग यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर रिसेंटली एक नई स्टडी सामने निकल कर आई है जिसका नाम है यहाँ पर बेसिकली ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो ये बात बोली गई है जिससे बोला गया कि लगभग यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं आज की डेट में इसकी कैटेगरी में आकर जो है दिक्कत में यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि लाखों लोग जो हैं यहाँ पर आज के डेट में इसका शिकार बन सकते हैं। ये स्टडी यहाँ पर निकल कर आती है। अभी मैं आप लोगों को पहले एक बार बता दूं इसके बारे में कि ये हमारे देश के बारे में नहीं है। पहले तो आप लोगों के माइंड में मैं यही क्लियर कर दूं, जिसको लग रहा है कि हमारे देश के बारे में बात की जा रही है, नहीं, ये ओनली हमारे देश के बारे में बात नहीं कर रही है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां पर भी ये दिक्कत देखने को मिल सकती है उन सब एरिया को यहां पर इनके द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो जो नई स्टडी है यहाँ पर, इस स्टडी में ये बताया गया कि ये थ्रेटन कर सकती है मिलियंस ऑफ लोगों को, गोल्फ जिसके GLF ग्ल्फ बेसिकली बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो यहाँ पर इसकी वजह से दोनों एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एशिया के अंदर भी और इसी के साथ में अफ्रीका के अंदर भी, दोनों जगह यहाँ पर काफी सारे लोगों की जान जो है वो दिक्कत में पड़ सकती है। ग्लोबली तो बोला गया कि लगभग 9.3 मिलियन के करीब यहाँ पर लोग जो है वो दिक्कत में पड़ सकते हैं। 9.3 मिलियन का मतलब है कि 93 लाख लोग, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि लगभग 1 करोड़ से कुछ कम लोग आप लोगों को यहाँ पर इस दिक्कत में पड़ते हुए नजर आएंगे। ये जो लोग हैं कई सारे तो ऐसे हैं जहां पर भी ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट होने को मिल सकता है, उससे लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जब भी कोई ऐसी लेक आएगी ये उनको बहाकर ले जाएगी। बहुत सारे ऐसे एरिया आप लोगों को इंडिया के अंदर में, पाकिस्तान के अंदर में, इसी के साथ में पेरू के अंदर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकते हैं,
नेक्स्ट यहाँ पर चाइना के अंदर में भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां पर भी दिक्कत यहाँ पर आ सकती है उसके बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं। अभी अगर पाकिस्तान का डेटा मैं आप लोगों के सामने रखूं, पाकिस्तान की इतनी बुरी कंडीशन है आज की डेट में जिसकी कुछ हद नहीं है। एक मैंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की थी, उसमें एक बच्चा लिख रहा था कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो कि पाकिस्तान में आज के दिन में आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में इतने सारे मंदिर और गुरुद्वारा हैं जिनके अंदर में बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया जाता है, और पाकिस्तान के अंदर में दुनिया भर के मंदिर और जो गुरुद्वारा हैं वो तोड़े गए हैं। अगर वो भी वहाँ पर अवेलेबल होते तो बहुत सारे पाकिस्तान में जो लोग हैं भूखे न मरते। ये बातें थी बेसिकली उस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर में। तो ये कंडीशन है आज के दिन में देख सकते हो कितने सारे लोग पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं, और खुद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रो पड़े दुनिया के सामने आकर कि मेरे से पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए जा रहे हैं आज की डेट में मुझे पैसा देने के लिए, देश को डूबने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप लोग टैक्स बढ़ाओगे, उसके साथ में जो भी पैसा आप लोगों को दिया जा रहा है फ्लड के टाइम पर उसका एनालिसिस आप लोगों को बताना है कि कहाँ कहाँ पर आपका पैसा जा रहा है, क्योंकि पैसा आता तो जो है सारा पर लेकिन करप्शन के भेंट चढ़ जाता है। तो पैसा उस इंसान के पास में जाना चाहिए जो उसका ढंग से यूटिलाइजेशन करे। पाकिस्तान में बोला जा रहा है कि 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इसकी भेंट चढ़ सकते हैं। इसी के साथ में पेरू के बारे में अगर बात करें, पेरू के अंदर में लगभग 0.9 मिलियन के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ कम नहीं है, तो एक तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ में बोलिविया में 0.1 मिलियन के करीब आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग रीजन में ये डेटा बताया गया कि हिमालयन रीजन में अगर मैं बातें करूँ तो 25 के करीब ऐसे ग्लेशियर लेक आप लोगों को देखने को मिल सकती है, वाटर बॉडीज, जो कि यहाँ पर दिक्कत में आज के डेट में नजर आ रही है, क्योंकि पानी जिस तरीके से यहाँ पर बर्फ जो है पिघलता हुआ पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। और अब की बार बताया जा रहा है कि गर्मी जो है और ज्यादा भयानक यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। 40% के करीब इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन रीजन में जहां पर नॉर्मली बर्फ हमेशा बना रहता था, अभी वहां पर 40% के करीब आप लोगों को पानी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी ऐसी स्टडी यहां पर बताई जा रही है, और इसका उदाहरण जीता जागता अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के अंदर में आप लोगों ने अभी रिसेंटली इसके उदाहरण देखे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में 2021 के अंदर में कैसी फ्लैश फ्लड अभी यहां पर देखने को मिली थी। कई सारी ऐसी स्टडी यहां पर निकल कर आ रही है। तो ये जो रिपोर्ट है यहां पर जो कि GLOF यानी कि ग्लोबल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये बता रही है कि वो इसी फिनोमिनन का एक पार्ट है जो उत्तराखंड के अंदर में यहां पर देखने को मिला। तो सडन कुछ ऐसा पानी निकल कर आएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बहुत ही रैपिड इवेंट होगा, सडन होगा, बहुत ही रैपिड होगा, रातों ही रातों बेसिकली उस एरिया को बहाकर ले जाएगा, यहाँ पर कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो भी पानी जो डिस्चार्ज होगा बहुत ही ज्यादा डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है। उस एरिया में आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से इरोजन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा मिट्टियां कट के वहां पर जा सकती है, पानी का प्रेशर जो है काफी हाई देखने को मिलेगा। एवलांच यानी कि जो एक तरीके से ना बर्फ जो है वो पिघलकर जो खिसकता नीचे आता है, वो कंडीशन अगर उस एरिया में अर्थक्वेक आ जाए तो वो डिजास्टर क्रिएट कर सकता है बहुत ही बड़ा, और मैसिव डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को यहाँ पर वाटर का देखने को मिलेगा ये इन पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। मतलब कहने का ये है कि ये आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा एक डिजास्टर की तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं अगर इसके ऊपर काम नहीं किया गया। तो ये जरूरी है लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना, क्योंकि थोड़ा सा लोग अगर अवेयर रहेंगे तो दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। जो एक पर्टिकुलर ग्लेशियर होता है और उसमें से जो लेक बनती है कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं जिन पर बर्फ जो है पिघला पड़ा है, वो बेसिकली लदा पड़ा है, पिघल कर एकदम आने लगे तो उस एरिया में अगर कोई बस्ती होगी तो उसको बहाकर जरा सी देर में मिनटों में वो खत्म करके ले जाएगा। ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। हमारी कंट्री के अंदर में बात करें, अगर कोई भी डिजास्टर आता है, जैसे तुर्की के अंदर में, सीरिया के अंदर में जैसे ही वहां पर अर्थक्वेक आया था, हमारे देश की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम वहां पर सपोर्ट करने के लिए पहुंच गई। एक ऑपरेशन भी उनके द्वारा चलाया गया। बताइए उस ऑपरेशन का नाम क्या था? इसी के बेस पर हमारे देश के अंदर में भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन है कि कल को चलकर अगर ग्लेशियल ब्रस्ट होता है तो उसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर बात की जा रही है। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये बोला गया कि आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कहां कहां पर ऐसी साइट्स हो सकती हैं, ऐसी हरकतें देखने को मिल सकती हैं। फिर अगर कहीं पर ऐसी चीज देखने को मिल सकती है तो यूनिफॉर्म कोड फॉर डिस्ट्रक्ट, जो यहाँ पर कोई भी ऐसी डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उसको एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है लोकल लोगों को, क्योंकि जब तक हेल्प पहुंचती है तब तक वहां पर लोकल लोगों को ही उसके साथ में लड़ना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर किया जाए तो एक अच्छा सोल्यूशन यहां पर निकल सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि जैसे नहीं आप लोगों ने मूवी देखी होगी जो बेसिकली बाहुबली में जो पिंडारी अटैक करते हैं तो सब सोए रहते हैं, तो वहां पर जाकर वो घंटा रहता है उसको सब बजाते हैं तो सब उठकर आ जाते हैं कि हाँ अलार्म बज गया, भाई साहब कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वाली सिचुएशन है। तो सबको पता चल जाए कि ऐसा कुछ हो रहा है और तुरंत सब खड़े हो जाएं।
इसी के साथ में यहाँ पर चैनल करना है पोटेंशियल जो भी है फ्लड को, कैसे आप लोगों को इस्तेमाल करना है, इनहेंस करना है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर पता चला पहले से ही बता दे कि भाई साहब 2-4 दिन में ऐसा कुछ होने वाला है, अपना बिस्तर ठंडा बोरी जो है बांध कर रखना, भागना पड़ सकता है। तो लोग जो है अपने जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होंगे उनको पहले से ही रखेंगे और कुछ तो वहां से पहले से ही शिफ्ट हो जाएंगे कि त्रासदी आए उससे पहले निकल लो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला जो फंडा है वो भी अच्छे से इंप्लीमेंट यहां पर किया जा सकता है। तो ये बेसिक यार वो चीज है जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पता रहेगा तो आप लोग समझ पाओगे, और समझ पाओगे तो अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे और फिर आंसर भी दे पाओगे और लिख भी पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। चलिए देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुने हैं। आर्टिकल कंप्लीट तब मानिए जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि एक टाइप ऑफ कैटास्ट्रोफिक जो फ्लड है यहाँ पर, इनके विनाशकारी बाढ़ है जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है व्हेन द डैम कंटेनिंग ए ग्लेशियल लेक फॉल रिलीज करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। नेक्स्ट यहां पर ये टिपिकली कॉज्ड होता है रैपिड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, पिघलते हैं और उसकी वजह से यहां पर ये चीजें आप लोगों को निकलती हुई नजर आती हैं। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है ये बताना है, 1, 2 बोथ या फिर नन। तो आंसर क्या है? सारी की सारी बातें बताई हैं आप लोगों को, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है पर इनकरेक्ट पूछी गई है, तो इसलिए आंसर यहां पर डी हो गया। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रखिएगा और जो जो भी बातें बताई हैं हिंदी और इंग्लिश में सारी की सारी चीजें आप लोगों को नोट्स की फॉर्म में मिल जाती है, तो टेंशन न को लेने का। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करो कि कंफ्यूजन न रहे। तो हो गया माइंड में क्लियर? कोई डाउट हो तो बताना। दोस्तों डीआरडीओ को बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर डीआरडीओ के बारे में। अभी बात की जा रही है सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उसके अंदर में कुछ ग्लिच देखने को मिल रहा है, तो उसको यहां पर फिक्स करने की बात की जा रही है डीआरडीओ के द्वारा। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं जो कि डिफेंस वाला सेक्शन है। तो डीआरडीओ के द्वारा यहां पर जो इंडिजिनियसली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है उसके बारे में बात की जा रही है, उसको फिर से यहां पर टेस्ट किया जाएगा अगेन 2023 अप्रैल के महीने में। यानी कि ये ऐसी न्यूज है जो कि आप लोगों को टाइम टू टाइम न्यूज में देखने को मिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम लोग रीटेस्ट करते हैं वो टाइम टू टाइम न्यूज में आती रहती है। तो अप्रैल के महीने में फिर से आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेगा। देखिए डीआरडीओ भी चेक कर रहा है कि उसकी चीजें जो है वो सही चल रही हैं क्या, तो आप लोगों को भी चेक करते रहना चाहिए अच्छे से, प्रैक्टिस कर कर अपनी चीजों का, ताकि लंबे समय तक आप लोगों की चीजें जो हैं वो सही तरीके से आगे बढ़ती रहें। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो है यहाँ पर, ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि यहाँ पर जो बेसिकली स्टोर्ड और ऑपरेटेड फ्रॉम द डेजिग्नेटेड जो कंपार्टमेंट है वहां से उसको लॉन्च किया जा सकता है। बेसिकली एक आप लोग यहाँ पर ये ट्रक टाइप का देख रहे हैं, इससे इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो ये डिटेक्ट कर सकती है, ट्रेस कर सकती है और एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल जहां पे भी देखें वहां पर सीधा ठोक दिया जाकर। तो कुछ ऐसा सिस्टम आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं इसके साथ में। तो एक ऐसी सिस्टम है यहाँ पर जो कि चलते फिरते लक्ष्य पर भी एक तरीके से टारगेट कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से ऐसे जो मूविंग एक तरीके से एरिया है उसको भी ये इंगेज कर सकती है। ठीक है, उसको भी यहाँ पर एक तरीके से नहीं एक हिट कर सकती है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो डीआरडीओ की कैपेबिलिटी के ऊपर तो यार कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं है। हमारे देश में जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ये 1958 में बनाई गई थी। तो आज की डेट में भी अगर आप लोगों से कोई पूछे डिफेंस के बारे में तो डीआरडीओ का नाम सबसे ऊपर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में यहां पर आती है। इसका बेसिक पर्पज ये है कि देश को सशक्त बनाया जा सके डिफेंस के फील्ड में। ठीक है, अगर बात करें यहां पर राजनाथ सिंह जो है वो आज की डेट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये है बेसिक चीजें जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अगर कल को इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बने तो कम से कम एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। अब जो ये मिसाइल है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं यहां पर, ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है यहाँ पर ये, और शॉर्ट रेंज मिसाइल है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिजिनसली यहाँ पर हमारे द्वारा ये मिसाइल जो है वो डेवलप की गई है, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है हम लोग यहाँ पर। और अभी मैंने बताया जैसे कि मूवेबल अगर प्लेटफॉर्म से भी यहाँ पर इसको लॉन्च किया जा सकता है, जैसे ट्रक पर रखकर अभी यहाँ पर इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो ये एक तरीका मूवेबल प्लेटफॉर्म आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 25 से 30 किलोमीटर तक यहां पर आसानी से वार कर सकती है। फुल्ली ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम यहां पर 360 डिग्री कवर कर सकती है। यहां पर सर्च एंड मूव की भी कैटेगरी में यहां पर देखने को मिलेगा। ट्रैक ऑन मूव कैपेबिलिटी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके की चीजें जो है कहीं ना कहीं अगर हमारे पास में है तो आप लोग काफी एक इफेक्टिव टूल इसको बोल सकते हैं। तो इसको चेक करना कि ये ढंग से काम कर रहा है नहीं, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि अगर दिक्कत होने लगी तो फिर प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को हम लोग टाइम टू टाइम जो है वो टेस्ट करते रहते हैं। और डीआरडीओ कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं आज की डेट में और ये बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। पर रिसेंटली अभी जब कैग की रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई, उसके बारे में एक आर्टिकल आप लोगों को याद होगा मैंने डिस्कस किया था कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं डीआरडीओ के जो कि सिस्टमेटिक वे में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो कि आज की डेट में जो है कई जगह रुकते हुए भी कई बार नजर आते हैं। तो उसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर एक मिसाइल सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया। बात की जा रही है एक मिसाइल के बारे में, बोला जा रहा है कि जो अग्नि 4 है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है वार करने वाली। ये फ्यूल्ड की जाती है लिक्विड प्रोपेलेंट जो ओनली, इसी के साथ में यहां पर ये डिलीवर कर सकती है 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड लगभग 750 किलोमीटर। तो आप लोग समझ सकते हैं जैसे कि यहां पर सीधा सीधा झूठ बोल दिया गया है कि हमारी जो अग्नि 5 है वही 5000 की आप लोग बात कर सकते हैं यहां पर, तो यहां पर 700 नहीं 7000। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट यहां पर हो जाती है। ठीक है, और इसके बारे में बात की जा रही है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? आंसर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। 4000 किलोमीटर तक वार कर सकती है और 2 सॉलिड प्रोपेलेंस, तो आप लोगों को यहां पर प्रोपल्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ना कि यहां पर लिक्विड की बात की जा रही है। तो यहां पर लिक्विड की बात की जा रही है। और जब ओनली शब्द लिख देता है ना, तो इसका मतलब थोड़ा सतर्क हो जाया करो कि वो आप लोगों की भावनाओं के साथ में खेलना स्टार्ट कर चुका है ओनली लिखते ही। ठीक है, ये याद रखना। 2018 में पूछा गया बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है थार्ड के बारे में। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो है वो किस देश का है? इजराइल का है, इंडिया का है, अमेरिका का है, या फिर साउथ कोरिया का है? ठीक है, साउथ कोरिया जापान के बीच में। ये अभी रिसेंटली न्यूज में था जब अमेरिका ने यहाँ पर साउथ कोरिया के अंदर में ले जाकर रख दिया था कि कल को नॉर्थ कोरिया कुछ अटैक करे तो यहाँ पर उसको हवाई हवा में मार गिराया जा सके। तो उस टाइम पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। तो किसका है ये सिस्टम? ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अमेरिका का। ठीक है, आयरन डोम है इसराइल का, याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बात की जा रही है इंडिया की डिफेंस प्रोडक्शन इज क्लोजली लिंक टू द डीआरडीओ, यानी कि डीआरडीओ के बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं फेट यानी कि भाग्य पर डिपेंड है। अगर डीआरडीओ अच्छे से काम करेगा तो हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है अच्छा चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो काफी हद तक आज के डेट में तो ये चीजें हैं। आने वाले टाइम में कुछ चीजें होंगी, प्राइवेट वाले आकर अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ चीजें चेंज हो सकती है। पर आज की डेट में तो यहाँ पर डीआरडीओ जो है वो जैसे इंडियन ऑयल, जैसे इंडियन कोल वाले था चक्कर की, हाँ हमारे कोयल वाली जो है बेसिकली वो सारा काम कोयले वाली इंडियन कंपनी देख रही है। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन आज के डेट में यहाँ पर डीआरडीओ देख रहा है। तो प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट आता है तो चीजें चेंज होती है नजर आएंगी। तो डिफेंस के सेक्टर में यहाँ पर एक अच्छी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, हल्का सा याद रखिएगा। और अगर आप लोग एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी क्वेश्चन आप लोगों से यहां से बन सकते हैं डायरेक्ट। ओके, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पर एक एग्जीबिशन के बारे में बात की जा रही है जो कि प्रगति मैदान में अभी यहाँ पर देखने को मिली। और ये जो एग्जीबिशन है ये जो स्टार्ट किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था 11 फरवरी से और 15 फरवरी यानी कि आज के दिन तक यहाँ पर ये चलने वाला है। और बोला जा रहा है इसका नाम है आप लोगों के सामने, ये है बेसिकली अमृत पैक्स 2023। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं। वैसे तो मैंने इसके बारे में हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को दिया था। अभी फिलहाल क्या है, ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा इनोग्रेट यहाँ पर किया गया है यहाँ पर अमृत पैक्स 2023। ये एक नेशनल फिलेटेलिक एग्जीबिशन है। इसको क्या बोलते हैं? ये शब्द जो है ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसको बोलते हैं टिकट का संग्रह। एक तरीके टिकट को इकट्ठा करने का काम आप लोग बोल सकते हैं। टिकट मतलब ऐसे आप लोगों ने डाक टिकट यहां पर देखे होंगे, इनके बारे में सुना होगा, कितने का टिकट लगा देना यहां तक जाएगा, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। पर डिजिटल जब से चीजें चली हैं कहीं ना कहीं इनका जो इंपॉर्टेंस है वो पीछे हटता चला जा रहा है। पर फिर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो हम लोग इनको इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। तो उसी के सेलिब्रेशन में यहाँ पर हम लोग इनको देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई तरीके के स्टैम्प जो है वो हम लोग इशू करते हैं। तो अब की बार जो ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है ये 5 थीम पर है यहाँ पर। पहला तो यह कि आजादी का अमृत महोत्सव एंड न्यू दिल्ली, पहली तो ये थीम रखी गई है। दूसरी जो थीम यहाँ पर रखी गई है वो रखी गई है युवा शक्ति। तीसरी जो थीम यहाँ पर रखी गई है वो रखी गई है नारी शक्ति। चौथी जो थीम यहाँ पर रखी गई है वो रखी गई है नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। पांचवी जो थीम यहाँ पर रखी गई है वो रखी गई है इंडिया कल्चर एंड हिस्ट्री। यानी कि बाकायदा इन थीम के साथ में यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो इवेंट को सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, यहाँ पर ये आप लोग खासकर याद भी रख सकते हैं।
हमारी कंट्री में एक ऐसा टाइम था जो पोस्ट ऑफिस जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले किया करता था। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो हमारे देश में इसका है बेसिकली आज की डेट में भी। इसीलिए हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर जब इसकी वैसे जरूरत नहीं रही पोस्ट सिस्टम की, हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, बैंकिंग सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसलिए पोस्ट बैंक आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं इस कंपटीशन के लेवल के बारे में, तो ये कंपटीशन जो है इससे रिलेटेड यहाँ पर पैन इंडिया में यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें हमारे जो देश के कमोमेरेटिव जो पोस्टेज स्टैंप है यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव से रिलेटेड भी पब्लिश किए गए। और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मिलकर यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया। तो ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी रखी गई। लगभग यहाँ पर 13 के करीब कॉम्पिटिटिव कैटेगरी इसके अंदर देखने को मिली, अलग अलग लेवल पर जो बच्चों के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट इसके अंदर किया गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। फर्स्ट टाइम न्यू टेक्नोलॉजी जैसे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज किया गया यहाँ पर कल्चर, हेरिटेज और हिस्ट्री इन सब चीजों को दिखाने के लिए, ताकि जो हमारे देश की जनता जो है वो इसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट हो सके। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है इसके बारे में। सबसे पहले तो यही पूछ रहे हैं किससे रिलेटेड है, यहाँ पर ये एक डिफरेंट सा नाम हो जाता है, तो आप लोग फिर देखोगे यार ये कहाँ से आ गया, इसके बारे में तो कुछ सुना नहीं था। कैसे नहीं सुना, हम ऐसे थोड़ा ना छोड़ेंगे, सुना के छोड़ेंगे भाई, याद रखना, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुर्की और सीरिया के अंदर में जो अर्थक्वेक अभी आप लोगों को देखने को मिला, इसमें लगभग 35,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है अब तक। ये अपने आप में इतना बड़ा नंबर है जो कि लोगों को चौंकाने वाला है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देखने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक जो आया है, कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, 5 की जगह 6 मैग्नीट्यूड का अर्थ हो गया अर्थक्वेक हो गया, 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो गया। तो 5 की जगह 6 और 6 की जगह 7 में 2-2 नंबर के तो फर्क है। ऐसी क्या बात हो जाती है यहाँ पर कि ये बोलते हैं कि 7 का तो बड़ा खतरनाक हो गया, 4-5 का फ्री बोलते हैं चलो कोई नहीं ठीक है, 7 का बोला तो इतने सारे लोग चले गए, 8 का हो गया तो बस कहानी खत्म हो गई। आखिर ऐसा क्यों होता है, मैं आप लोगों को वो समझाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो अर्थक्वेक आ रहा है उसको आप लोग माने कि यहाँ पर ये 1 मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। जब 5 से 6 में आप लोग शिफ्ट होते हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कहने के लिए यहाँ पर 1 शिफ्ट हुआ है, पर लेकिन यहाँ पर इसकी जो तीव्रता है वो 10 गुना बढ़ गई है। यानी कि अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको जितना इंपैक्ट यहाँ पर पड़ रहा था उसका 10 गुना इंपैक्ट पड़ने वाला है। सोचो जैसे ये 7 हो गया, इसमें और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो 5 में पड़ रहा था 7 में उसका 100 गुना इंपैक्ट पड़ने वाला है। जो 5 में पड़ रहा था अगर वही चीज हो जाएगी, अगर 8 में पहुंच जाएगा तो उसका 1000 गुना इंपैक्ट पड़ने वाला है। यानी कि इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर तो एक एक पॉइंट चेंज होता है, पर इन रियलिटी में लोगों की जो है वो जिंदगी हिल जाती है। भाई साहब इतना खतरनाक आता है, ऐसा लगता है कि किसी पानी में नाव को छोड़ दिया है और वो हिल रही है। और इतनी जो ताकतवर बिल्डिंग नहीं होती हैं, वो जर्जर हालत में होती हैं, वही जो है सारी की सारी कोलैप्स हो जाती हैं और बहुत सारे लोगों को अपने साथ में ले डूबती हैं। तो जब यहाँ पर बात करते हैं तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर के द्वारा 1935 में यहाँ पर ये पैटर्न डेवलप किया गया, जिसके नाम पर हम लोग बोलते हैं कि भूकंप कैसा था, मैग्नीट्यूड कैसे काउंट किया, तो रिएक्टर स्केल पे काउंट किया। तो 7.8 रिएक्टर स्केल जो है वो उसी इंसान के नाम पर उस रिएक्टर का नाम रखा गया कि रिएक्टर स्केल उस इंसान ने यहाँ पर बताया था। तो जो मैग्नीट्यूड अब आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे, कहीं 1 मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि 10 गुना पावर वहां पर अब उस अर्थक्वेक के अंदर में आ चुकी है। तो एक्सट्रीम लेवल का अर्थक्वेक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है जब इतना खतरनाक ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर नजर आता है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की जिंदगी कितना ज्यादा खतरनाक लेवल पर वहां पर हिल गई थी। जिसको थोड़ा सा इसके साथ में कंपेयर करनी है चीजें, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। गुजरात के अंदर में जब अर्थक्वेक आया था ना, जिसको आप लोग भुज अर्थक्वेक के नाम से भी जानते हैं, उस अर्थक्वेक के बारे में आप लोग जाकर एक बार गूगल पर सर्च करना, उसका आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बेसिकली मैग्नीट्यूड था वो 7.6 था उसका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, और वो लगभग 90 सेकंड तक आया था। 90 सेकंड ना, सोचो एक बार को हिले तो यहां पर इंसान जो है वो डर जाता है। 90 सेकंड का मतलब है 1.5 मिनट तक यहां पर चीजें जो है वो हिलती रही थी। इससे आप लोग अंदाजा लगाइए यहाँ पर कि कितना खतरनाक यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी यहाँ पर, अगर इसको आप लोग देखोगे। यानी कि 90 सेकंड, यानी कि 1 मिनट प्लस 30 सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ। 1 मिनट जब एक सेकंड में जब चीजें हिलती है ना, तो इंसान के नीचे से जमीन खिसकती उसको नजर आती है। और उस टाइम पर अंदाजा ये लगाया जा रहा है, काउंट तो हो ही नहीं पाती है, इतने सारे जो बेसिकली मलबा, इतने सारे लोगों की जान जाती है, आधे तो दबे रह जाते होंगे कहीं पे। अभी भी एस्टिमेशन ये है कि 13,000 से लेकर 20,000 के करीब लोगों की उस टाइम पर जान गई थी। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगाओ। अब ये जो है ये है 7.8 का, तो कितने सारे लोगों की जान गई होगी। 35,000 तो अभी बता दिए गए हैं इनके द्वारा,
जो कि काउंट कर लिए गए हैं, जिनके बारे में आगे और देखो कितने के बारे में क्या पता चलता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो थोड़ा सा आप लोग यहां से चीजें देख सकते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, देश का नाम 3-3 बार विदेशों में रोशन करना, नाम है रिकी केज। बेंगलुरु बेस्ड एक कंपोजर हैं जिनके द्वारा 3 बार ग्रैमी अवार्ड जो है वो जीत लिया गया है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं। ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब हम लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ये तो आप लोग पढ़ लोगे कि हाँ ग्रैमी अवार्ड मिल गए, विंड्स ऑफ यहाँ पर है समसारा, इसी के साथ में 2 ग्रैमी अवार्ड मिल गए यहाँ पर डिवाइन टाइड्स, यानी कि 2022 में मिला था, इसमें अभी 2023 में मिल गया है इस पर्टिकुलर जो यहाँ पर इनका जो बेसिकली क्रिएटिविटी है इनकी इसके ऊपर। पहला 2015 में मिला, दूसरा 2022 में मिला, तीसरा अभी 2023 में भी यहाँ पर इनको इसी पर्टिकुलर जो मुद्दे के ऊपर मिल गया है। तो यहाँ पर ये तो आप लोग कम से कम याद रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड के बारे में भी आप लोगों से बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले कुछ आप लोगों को बता दूं यहाँ पर बेसिकली रिकी साहब के बारे में। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसी फील्ड में काम करते हैं, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी है, यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण वाले एरिया में भी यहाँ पर ये काम करते हैं। जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 हुई थी, तो इसमें इनके द्वारा लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर बहुत ही अवेयरनेस के कैंपेन यहाँ पर चलाए गए थे। तो लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन और ग्रोथ, यानी कि D3 मतलब एक तो डिग्रेडेशन हो गया लैंड का, दूसरा डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का कटना हो गया, और तीसरा ग्रोथ यानी कि सूखा हो गया। तो इन तीनों के ऊपर इसने बेसिकली इनके द्वारा बहुत ही सारे कैंपेन यहाँ पर चलाए गए थे। तो इसलिए यहाँ पर इनको गुडविल एम्बेसडर फॉर काइंडनेस भी इनको खिताब यहाँ पर दिया गया था, और कई सारी मैगजीन ने तो यहाँ पर इनको अपने कवर पेज पर छापा था। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। डिवाइन टाइड जो है 2nd ग्रैमी अवार्ड जीता, 65th जब एनुअल ग्रैमी अवार्ड यहाँ पर हुआ। ये यहाँ पर काफी अच्छा एक अवार्ड माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। अभी रिसेंटली यहाँ पर ये अवार्ड इनको मिला। अभी अगर ग्रैमी अवार्ड के बारे में बात करूं तो ग्रैमी अवार्ड को ग्रैमोफोन अवार्ड के नाम से यहाँ पर जानते थे, अभी यहाँ पर हम लोग इसको ग्रैमी अवार्ड बोल देते हैं। जैसे नहीं कोई एक तरीके से किसी का नाम है कुछ एक तरीके सनी सुदर्शन दास, वो बोलेगा मेरा नाम क्या है सैंडी, मेरा नाम सैंडी, आई एम सैंडी। तो वही चीज़ें हैं, तो ग्रामोफोन को ग्रैमी कर दिया, ग्रैमी इज ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, तो वाली बातें हैं यहाँ पर। तो सैंडी का ग्रैंड इसी तरीके से यहाँ पर ग्रैमी कर दिया। तो यहाँ पर ये एनुअली यूएसए के द्वारा जो नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस है, यानी कि NARAS, इसमें से R हटा दो तो मतलब एक तरीके से R हटा दो, A को यहाँ ले आओ तो NASA बन जाएगा। ठीक है, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ बस। ठीक है, लैटिन अकेडमी, यहाँ पर बात करें लैटिन अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग एंड आर्ट एंड साइंस, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी स्पेनिश और पुर्तगीज लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो ये एनुअल अवार्ड होता है 1959 से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, जो यहाँ पर बेसिकली जो परफॉर्मेंस इसको एक तरीके से स्टार्ट किया गया था। और एक गोल्डन स्टैट्यूट यहाँ पर मिलती है ऑफ अ ग्रामोफोन, जो आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये बेसिकली बता रहे हैं कि गोल्ड का यहाँ पर ये बना होता है जो यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ पर ये जब भी इनको मिला यहाँ पर, तो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से यहाँ पर जाकर मिले। तो ये काफ़ी गर्व की बात आप लोग बोल सकते हो कि एक इंडियन ने 3-3 बार विदेशी धरती पर जाकर इस तरीके से अवार्ड जीत लिया। तो याद रखना यहाँ पर पहला जो यहाँ पर मिला था, उसके बाद में दूसरा जो मिला और तीसरा जो मिला है वो दोनों एक ही चीज के लिए मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो विंड्स ऑफ यहाँ पर ये है बेसिकली समसारा, यानी कि संसार आप लोग बोल सकते हैं वैसे इसको। ठीक है, तो समसारा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है डिवाइन टाइड्स के बारे में। तो 2 बार यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो इसको मिल चुका है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एल्बम को 2022 और 2023 में। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी हो गया, इंपॉर्टेंट अवार्ड भी हो गया, हमारे देश की पर्सनैलिटी को मिला 3-3 बार। तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 1 लाइनर टाइप की न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं, खासकर अगर इनके बारे में बात करें। जैसे कि यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है यहाँ पर अभी आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया गया था, यहाँ पर किसके बारे में, लिथियम रिजर्व के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के अंदर में ऑफिशियली यहाँ पर बेसिकली बोल दिया गया है कि बहुत ही लार्ज स्केल पर बेस्ट क्वालिटी का लिथियम जो है फर्स्ट टाइम देश के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगवत सिंह, जो यहाँ पर बेसिकली देखिए अभी क्या हुआ है, कई सारे जो एक तरीके से जो गवर्नर है उनका अपॉइंटमेंट अभी यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों से बातें करूंगा आज ये कल में, मतलब कल या परसों में देख लेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें कर लेंगे, गवर्नर का टॉपिक को ढंग से कवर कर लूंगा। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, अगर उस राज्य से आप लोग आते हैं जिस राज्य में अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो आप लोगों के लिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, अगर आप लोग उस स्टेट से निकल कर आते हैं तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे अब तक, जिनका नाम था भगवत सिंह किशोरिया, तो यहाँ पर इनके द्वारा बेसिकली इस्तीफा दे दिया गया है और नए यहाँ पर जिनका नाम है रमेश व्यास, ठीक है, तो यहाँ पर ये नए अभी गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए हैं बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। डीआरडीओ के द्वारा इंडियन इंडस्ट्री जो प्लेयर है उनसे ज्वाइन करने की बात की जा रही है। इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को ढंग से डेवलप करने के लिए, तो अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री अगर आगे आती है तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे यूएसए में देखने को मिलती है। ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन की बात की जा रही है, 200th बर्थ एनिवर्सरी। देखिए आप लोगों से अगर कोई 150वीं 100वीं 50वीं अगर एनिवर्सरी आती है तो याद रखेगा, तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं बर्थ एनिवर्सरी के लिए साल का पूरा एक तरीके से सेलिब्रेशन चलेगा दिल्ली के अंदर। ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा अनाउंस किया गया, ये काफी अच्छा लगा मुझे। ट्राइबल वाले एरिया में यहाँ पर बेसिकली बस्तर रीजन जो छत्तीसगढ़ का है, वहां पर लोकल लैंग्वेज में न्यूज ब्रॉडकास्ट इनके द्वारा की जाएगी। इससे क्या होता है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है देश के अंदर में, वो ट्राइबल कम्युनिटी तक पहुंचता है, तो देश का डेवलपमेंट बढ़ता हुआ नजर आता है, ठीक है, वो कनेक्ट हो पाते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये आप लोग ये यहाँ पर देखने को मिल रही है बेसिकली G20 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो ये मीटिंग्स यहाँ पर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट अगर इकोनॉमी के बारे में बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज होगी। यहाँ पर बात की जा रही है बोइंग जो बेसिकली जो एरोप्लेन वाले एरिया में काम करने वाली, तो बोइंग को ये पर्टिकुलर कंपनी है इन्वेस्ट करने जा रही है 24 मिलियन हमारे देश के अंदर में लॉजिस्टिक में, ठीक है, तो खासकर जो एरोप्लेन के पार्ट्स हैं, तो बड़ी एक न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट रहेगा और अच्छे लेवल पर हमारे देश के अंदर में डेवलपमेंट रहेगा। ग्रोस डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है 24% बढ़ गया, यहाँ पर 15.67 ट्रिलियन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद डायरेक्ट डेटा बताया, ठीक है। आरबीआई ने डायरेक्ट किया है यहाँ पर कई सारे फिस्कल, जो यहाँ पर डायरेक्ट किया है फिस्कल इंस्टीट्यूशन, और इसी के साथ में एनसीपीआई को अलाउ करने के लिए यूपीआई फॉरेन नेशन के लिए। देखिए होता क्या है, फॉरेन कंट्री में भी अगर हम लोग अपने लोकल इस तरीके का जो प्रोडक्ट है उसको अगर हम लोग अलाउ कर देते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमारा लोकल प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाएगा। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को और इसी के साथ में यहाँ पर यूज करने की बात की जा रही है यूपीआई को। यूपीआई की फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, देखता हूं कौन कौन बताता है, बताइए जरा। ड्रोन स्टार्टअप, ये काफी इंटरेस्टिंग है, गरुड़ा, ये गरुड़ा एरोस्पेस बेसिकली हमारे देश में एक स्टार्टअप है। 22 मिलियन यहां पर इनके द्वारा फंडिंग रेज की गई है और बोला यह गया कि रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर टेक्नोलॉजी शानदार तरीके से डेवलप करेंगे अपनी आर्म फोर्स के लिए। तो ये काफी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट आप लोग बोल सकते हो, खासकर एक साइंस एंड टेक के फील्ड में हमारे देश के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, अभी देखिए ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही बाढ़ वगैरह देखने को मिलती है, अभी जो फ्लड देखने को मिली यह है मोजाम्बिक के अंदर में। मैप में अगर आप लोग अपने देश के कंपेयर में देखोगे तो यह है अपनी प्यारी कंट्री, और यहां से अगर आप लोग आओगे तो यह है मोजाम्बिक, ठीक है, ये है मोजाम्बिक, ये है मेडागास्कर, ठीक है, ये वाला है मोजाम्बिक और ये वाला है मेडागास्कर। तो यहां पर आप लोग बेसिकली समझ सकते हैं कि एक लार्ज स्केल पर अभी बाढ़ वगैरह जो है वो देखने को मिली। तो कंट्री न्यूज में आ गई है, तो हल्का सा एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर में ही है, तो लगभग यहाँ पर कई सारे लोगों की जो है जान चली गई। तो ये बोला जा रहा है बहुत सारे लोगों को हटाया गया। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, आगे भी यहाँ पर न्यूज में आता रहेगा। आज से ही स्टार्ट हो रही है 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी के अंदर में, तो ये 15 तारीख से 17 तारीख तक चलने वाली है यहाँ पर। तो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो है हिंदी बोली जाती है, और ये मानता है कि हमारे देश के बाद में सबसे ज्यादा अगर बाहर कोई हिंदी बोलने वाले लोग हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी किसी दिन डिटेल में डिस्कस करूंगा लैंग्वेज के बारे में, तो पहले भी कई बार मैं टॉपिक कवर कर चुका हूं, इसको कंप्लीट हो जाने दो, कुछ यहां से अपडेट्स निकल कर आएंगे तो फिर और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, टेंशन काय को लेने का, ठीक है। आगे बात करें वर्ल्ड के बारे में, बात की जाए 20% ऑफ नेचुरल जो वेटलैंड है यानी कि जो झील नदियां हैं वो हम लोग खो चुके हैं। यहाँ पर लगभग 1700 से लेकर 2020 तक का ये स्टडी निकल कर सामने आई है, और अभी तो और जाएगा अगर यही चीजें चलती रहेगी। जाफना कल्चर सेंटर जेसीसी जो है यहाँ पर, वो बेसिकली उसको यहाँ पर अभी असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्योंकि हुआ क्या यहाँ पर कई सारे सपोर्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे देश की साइड से, ताकि वहाँ पर चीजें चलती रहे, क्योंकि अपने मूल के काफी सारे लोग वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में जैसा मैंने बताया था, तुर्की के अंदर में हालत खस्ता हो रखी है, 35,000 के करीब लोगों की जान चली गई। सीरिया और तुर्की दोनों को मिलाकर अगर बात करें 31,000 लगभग तुर्की के अंदर में, और 3500 के करीब लगभग यहाँ पर ये सीरिया के अंदर में। तो ये आप लोग देखते हैं जो अर्थक्वेक आया था, और अब तक भी यहाँ पर बहुत सारे लोग निकाले जा रहे हैं, तो ये काफी बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों के देखने को मिल जाते हैं। बात की जा रही है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में, कहां पर लोकेटेड है, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है जीरो ड्राफ्ट,
यहाँ पर ये एक तरीके से जो जीरो ड्राफ्ट है वो पेंडेमिक ट्रीटी ये लॉन्च किसके द्वारा की गई है, यूएनईपी, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ या फिर डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन है आंसर, सही बताना है। इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस ये किसके द्वारा अभी यहाँ पर लीड की जा रही है, चाइना, फ्रांस, इंडिया या फिर इंडोनेशिया। सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर पेरिस क्लब जो है वो किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ओपेक, ओपेक प्लस, ओईसीडी या फिर नेटो। सही आंसर बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंट फंड, यहाँ पर लगभग 50 मिलियन का ये फंड यहाँ पर दिया गया फॉर वुमेन। यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया, एंजेला मार्कल, जेनेट येलन, मेलिंडा गेट्स या फिर हिलेरी क्लिंटन। सही आंसर बताना है, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। बाकी सीसेट का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो, इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताता हूँ। सारे बेसिक ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पर सामने है, ठीक है। इससे पहले आप लोग इनको अटेम्प्ट करो, तब तक मैं आप लोगों के लिए एक लेक कवर करता हूँ। ये है लोकतक लेक। लोकतक लेक आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में बेसिकली देखने को मिलेगी, इसके बारे में याद रखिएगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है, मणिपुर के अंदर में यहाँ पर ये लोकतक। जो यहाँ पर बेसिकली आप लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो लोक का मतलब है स्टीम और तक का मतलब है द एंड, तो एंड तक स्टीम, ठीक है। तो मणिपुर लैंग्वेज में जो मणिपुर की जो मिती लैंग्वेज है यहाँ पर, उसमें ये पर्टिकुलर एक शब्द निकल कर आता है। और यहाँ पर फुमडीज, जो कई बार क्वेश्चन भी पूछा चुका है एग्जाम में, तैरते हुए आप लोगों को आइलैंड टाइप के कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, इनको फुमडीज बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर इसको फ्लोटिंग लेक के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्लोटिंग लेक के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कहाँ, ये है लोकतक लेक। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग है यार हमारा देश काफी। अगर आप लोग अपने देश में एक बार को घूमने का मन बना लोगे, अपने देश में इतनी सारी चीजें देखने को मिलेगी कि आप लोगों का नहीं एक तरीके से दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा दिल आप लोगों का। उसमें फिर आम भी आने लगेंगे बाग में, ठीक है। तो अच्छे से टाइम मिले तो घूमा करो कभी, मतलब मेरा तो मन करता है, मैं भी आजकल निकल लेता हूँ कहीं ना कहीं, आप लोगों ने देखा होगा। तो चलती रहती हैं चीज़ें, ठीक है। आइए आंसर देख लेते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार न्यूज़ भी रहती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1921 में बनाई गई थी। टोटल 100 साल यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज़ में आई थी रिसेंटली अभी, ओके। बहुत सारे विजिटर यहाँ पर देखने जाते हैं। जीरो ड्राफ्ट, ये पेंडेमिक पॉलिसी के बारे में जब आप लोगों से बात करूं तो आप लोग समझ सकते हैं किसका है बेसिकली ये इनिशिएटिव। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव है। तो डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा मिलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। और यहाँ पर ये ग्लोबल लेवल पर इस इनिशिएटिव को लेकर चल रहे हैं ताकि चैलेंज जो है हेल्थ से रिलेटेड उनको टैकल किया जा सके। और इसी के साथ में 2024 तक यहाँ पर ये इंटरनेशनल ट्रीटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिलकर सब आए कि कल को कोविड-19 जैसी सिचुएशन बनी है तो उसके साथ में लड़ पाएं। तो इसका पीछे पूरा टारगेट आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस ये किसका है बेसिकली, तो आंसर है सी यानी कि इंडिया। इंडिया के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, बाद में यूएसए और ब्राजील के द्वारा भी इसको ज्वाइन कर लिया गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर बूस्ट करने का कि कैसे हम लोग यहाँ पर बूस्ट कर सकते हैं लोअर एमिशन एनर्जी सोर्स, यानी कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा एमिशन न देखने को मिले। तो ये इसका बेसिक पर्पज है। पेरिस क्लब के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। आंसर है सी OECD, यानी कि क्या है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये देखने को मिलेगा। टोटल 22 मेंबर हैं। डिटेल में डिस्कस किया था। श्रीलंका की खस्ता हालत थी तो उन्होंने हेल्प मांगी। OECD जो है ग्रुप वो भी सामने निकल कर आया। तो ये यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है। ये उधारी में डूबे हुए देश को निकालने का बाहर काम करता है, यानी कि डूबते को तिनके के सारे वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। ग्लोबल, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, खासकर वुमेन से रिलेटेड है यहाँ पर। ये किसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया हिलेरी क्लिंटन के द्वारा। तो आंसर है डी। कहां पर लॉन्च किया गया, गुजरात के अंदर में। गुजरात में कहां पर, अहमदाबाद के अंदर में। तो 500वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट यहां पर की जा रही थी सेवा की, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है सेवा, जो कि बनाई गई थी यहाँ पर ईला भट्ट जी के द्वारा। एक बार जाकर सर्च करना इनके बारे में, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। खासकर लड़कियां हो तो जरूर सर्च करना, मोटिवेशन आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हीट वेव से लड़ने की बेसिकली बात की जा रही है, क्योंकि गुजरात के अंदर में हीट वेव जो है काफी बड़ा एक रीजन बन जाता है। हीट वेव अगर नॉर्मल एरिया में रहते हैं तो 40 से ऊपर जब टेम्परेचर हो जाता है, और अगर आप लोग हिली रीजन में रह रहे हैं तो 30 से ऊपर टेम्परेचर चला गया तो हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन जो है ये एक ट्रेड यूनियन प्रमोट करती है सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल एंटरप्रेन्योर को, लो इनकम जो फीमेल लेबर्स हैं उनको। और 1972 में इसको बनाया गया था। बहुत ही सारी महिलाओं को ये फायदा पहुंचा चुकी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हो गई, एक टॉपिक तैयार हो गया, ऐसे समझो आप लोग यहाँ पर, ओके। बाकी ये क्वेश्चन का इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 36 हो गया।
बाकी लोक तक लेक आप लोगों की कवर होगी। तो यहाँ पर अभी जो आप लोगों के सामने लेक कवर हो रही है, ये सीरियल में मैं कवर करता हुआ चलूंगा, जिससे कि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आती रहेंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। मैं बेस्ट चीजें आप लोगों की कवर होती रहेंगी, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव की ओर। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज की वोकेबलरी के बारे में। अंग्रेजी बोलना, सीखना, समझना आप लोग चाहते हैं तो ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में तो फायदा पहुंचाता ही है। आंसर राइटिंग में भी आप लोग अच्छी आंसर राइटिंग कर पाएंगे अगर अच्छे शब्द होंगे, खासकर अंग्रेजी के अंदर में। तो यहाँ पर पहला जो शब्द है ये है एब्जॉर्ब। तो ये क्या होता है? बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी चीज को अप्रहत, एक तरीके से परित्याग, एक तरीके से ना चीजों को बोलते हैं कि रिनाउंस कर देना, चीजों को छोड़ देना, यानी कि पूरी तरह से त्याग देना, है ना। आप लोग कहते हैं कि अब साधु संत बन गए, सिलेक्शन लेकर ही वापस आएंगे, तब तक सारी चीजें छोड़ चुके हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप लोग का अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आप लोग अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो ये नहीं कि साधु संत बनना है, कर लो यार दिन में 15-20 मिनट, क्या जा रहा है उसमें। पर लेकिन पता होना चाहिए कि 15-20 मिनट ही करनी है। वो 15-20 मिनट कब चलकर आधा घंटा और पौना घंटा और 1 घंटा हो गई, वो दिक्कत क्रिएट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, ये है हॉर्न, यानी कि तेज करना, धार तेज करना भी आप लोग बोल सकते हैं, शार्पन करना। जैसे आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो किसी चीज की, तो आप लोग अपनी जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो माइंड शार्प आप लोग हो रहा है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग का दिमाग भी और सही तरीके से हाथ भी आप लोग का चलने लगता है। तो प्रैक्टिस जो है चीजों को शार्प करती है। तो यहाँ पर हॉर्न बोलते हैं बेसिकली इस शब्द का एक ऑल्टरनेटिव वर्ड। इंटरेस्टिंग शब्द है, जिंदगी में अगर कोई चीज परेशान करने लगे तो उसको त्याग देना चाहिए। तो फोगो, यानी कि जाने दो इसको, वैसा अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। यानी कि एक तरीके छोड़ देना, अस्वीकार करना, अब हमारे काम की नहीं रही, इसको ले जाओ, ठीक है। एब्सटेन कर देना, यानी कि ठीक है यार इसको साइड में रखो उठाकर। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो अपने दुखों को भी त्याग देना चाहिए, दूसरों के ऊपर छोड़ दो कि तुम लो ये दुख, तुम्हारे ऊपर अच्छे लगते हैं, ठीक है। हमको खुश रहने दो। पर लेकिन ये काम कौन कर पाते हैं? जिनका ब्रॉड माइंड होता है। तो प्रोक्लिज्म यानी कि एक संकीर्ण माइंड वाले ये काम नहीं कर पाते हैं, यानी कि लिमिटेड थॉट देने वाले, नैरो माइंड वाले, ऐसा नहीं होगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लड़की होके ऐसा कैसे कर सकती है, तो काम लड़कों का है, वो वाले इंसान नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। ये आप लोगों को लगता है कि सारी चीजें आप ही लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है यार। जिंदगी में एक चीज में माहिर हो जाओ ना तो दुनिया याद रखेगी। आप लोगों को लगता है हर जगह माहिर हो जाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये संकीर्णता होगी यहाँ पर। मोटेड एक तरीके से बहस करना, बहस करते हो नहीं, कर सकते हैं, नहीं होने वाला है। जो चीजें आप लोगों की हैं, जिनमें आप लोगों का मजा आता है, वही तो आप लोग 100% दे सकते हो। मजा नहीं आ रहा है, जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं, खींचते रहो, रगड़ रगड़ कर, घिस घिस कर चीजें नहीं, खस्ता हालत हो जाएगी, पर नहीं आएगा वो रिजल्ट। एक वो इंसान इसका रिजल्ट मजा आ रहा है, खुद सोचो वीडियो स्टार्टिंग हुई, एक वो इंसान था जिसका मजा आ गया, वाह वीडियो आ गई, देखते हैं, टूट कर पड़ता है एक बच्चा, ठीक है। एक तो वो बच्चा है, एक वो बच्चा है कि यार वीडियो आ गई, आज फिर देखनी पड़ेगी, कल तो देखी थी फिर आ गई, ये भी आई रहती है हर टाइम। उसके बारे में सोचो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हो यार। आप लोग किस कैटेगरी में आते हो, आप लोग बताइए कि वीडियो देखकर दिल खुश होता है या फिर ये लगता है ओ तेरी आज फिर आ गई है। तो अगर ये चीजें यहाँ से समझ सकते हो यार, रियलिटी में जो चीजों में इंटरेस्ट लेता है ना, वही जिंदगी अच्छे से जीता है और वही 100% अपना रिजल्ट भी देता है, ठीक है। कैसा रहा आज का डिस्कशन? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, कोई समस्या हो तो बताना, समस्या की जो है समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो वीर बाबा के साथ में आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर आप तो बाबा बन गए हो, सबकी समस्या के समाधान करते हो। तो वीर बाबा के साथ में कनेक्ट हो जाना, ठीक है। studyloverveer@gmail.com या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मिल सकते हैं। यहाँ पर आप बाबा की चौकी लगेगी, ठीक है। खुश रहो यार, क्या फालतू की टेंशन लेनी है, जो चलता है चलने दो, चलता रहेगा, सब सोल्यूशन निकलेगा। बाकी आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करो और फीडबैक जरूर दे दिया करो, उसमें पैसा नहीं लगता है, ठीक है। लाइक या डिसलाइक कर कर बता दिया करो, ओके। बाकी अच्छे से एंजॉय करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो और पढ़ाई करो बिल्कुल होने कहते हैं झक्कास तरीके से। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। और जय हिंद लिखना मत भूलना। आज से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून छोड़ो, किसी भी टाइम आओ बस जय हिंद लिखो, ठीक है। जय हिंद, ठीक है। तो जय हिंद लिखना है, ओके। क्योंकि कल एक बच्चे के द्वारा सजेशन दिया गया, मुझे पसंद आ गया। आपसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बंद, देखो मॉर्निंग में आओगे मॉर्निंग लिखोगे, आफ्टरनून में आओगे आफ्टरनून लिखोगे, किसी टाइम आओ जय हिंद लिख दो, हर जगह काम करता है कि नहीं। तो उसको आप लोग लिखना आज से, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।